अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। ओरहान रात के 1 बजे घर वापस लौटा तो मोरे के अपने इंतजार में तस्वीर पढ़ते हुए पाया। वो उसको लॉन्च में ही बैठी हुई नजर आ गई थी। वो थकन बड़ी हुई आंखों से उनको देखता मुस्कुराता हुआ उन तक आया और अपना मोबाइल पिस्टल और वॉलेट टेबल पर रखता हुआ वो उनके कदमों में बैठ गया। मोरे आवाज से सुनती हुई चौंक कर आंखें खुल गई थी और कदमों में बैठे हुए अपने बेटे को मुस्कुराकर देखा। वो अब अपना सर उनकी गोद में रखकर बैठ गया था। मोरे ने तस्वीर मुकम्मल करने के बाद 4 कुल और आयतल कुर्सी पढ़कर उसके जेब पर फूंक दिए। मेरे बच्चे, आज इतनी देर कर दी आने में। तुम्हारे आगा जान कब से तुम्हारा इंतजार करते रहे और फिर थोड़ी देर पहले ही अभी गए हैं सुने। वो अपनी उंगलियां उसके घने काले बालों में चलाती धीमी आवाज में बोले, मोरे, उन्होंने अच्छा किया। आप क्यों इतनी देर तक जागती रही हैं यहाँ और इंतजार कर रही थी मेरा। हालात खराब थे शहर के, अगर मैं यहाँ आ जाता तो बाहर क्या होता फिर। अब वो थकन से बड़ी हुई आवाज में बोला था और मोरे ने उसके लहजे से चिल्लाती हुई थकन पर आसानी बांप ली थी। बेटा, मैं जमीना बेटी से बात करूंगी, सीधा रुखती की। मुझे उम्मीद है वो मुझे मायूस नहीं करेगी। मेरा बेटा इतना थका हुआ आया है घर में, बीवी होगी जो तुम्हारा ख्याल रखेगी। वो अपनी ममता के जरिए से प्यार से बेटे को बोली। और रहान ने अपना सर उनके गोद से उठाया और शिकायती नजर से उनको देखा। ये क्या बात की आपने मोरे? मैं एक लड़की को उसके घर वाले उसके अपनों से दूर करके अपने साथ लाऊं सिर्फ इसलिए कि वो मेरा ख्याल रखेगी, मेरी थकन उतारने का सम्मान करेगी? तो ये तो कितनी मतलबी हरकत हुई ना मेरी तरफ से। जर्मीना यहाँ आएगी तो मेरा ख्याल रखने के लिए नहीं, मैं सिर्फ उसका ख्याल रखूंगा उस वक्त तक जब तक वो अपने घर वालों की तरफ से तवज्जो हटा ले और मेरी तरफ माइल हो। उसको मेरी आदत हो जाए और अपने घर वालों को वो याद ना करे। फिर आगे जिंदगी गुजारने में अगर वो चाहती मेरा ख्याल रखना तो ठीक, वरना अपनी जिंदगी में मैं कभी उसको इस बात के लिए फोर्स ना करूंगा कि वो मेरे काम करे। वो एक जज्बे ख्याल में कहता हुआ मोरे को अपनी तरबियत पर फख्र महसूस हुआ था। उनका बेटा औरतों की इज्जत करना जानता था। अच्छा, मैं जो तुम्हारे आगे जाकर काम करती हूँ, तुम्हारी भाभी जो तुम्हारे भाई के काम करती है, तो क्या हम दोनों के शोहर हमसे मोहब्बत नहीं करते क्या? या तुम एक अनोखे शोहर होने की मिसाल कायम करोगे? वह मुस्लिम नाराजगी से बोली और रहान उनकी बात सुनता हुआ सर झुकाकर हिलाने लगा और फिर मुस्कुराता हुआ उनको देखा। मेरी प्यारी माँ, आप जो आगा जान के लिए काम करती है ना और भाभी जो लाले की खिदमत करती है ना, अपनी खुशी से करती हैं आप लोग। आगा जान और लाला ने कभी आप दोनों को फोर्स थोड़ी किया है और मैं कोई अलग मिसाल कायम नहीं करूंगा। वो ही करूंगा जो अपने बड़ों को करते हुए देखता आ रहा हूँ बचपन से। मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, इंतजार करूंगा उसका उस वक्त तक जब तक वह खुद मेरी तरफ माइल ना हो जाए। वो वापस उनके गोद में सर रखता हुआ बैठ गया था और मोरे मुस्कुराती हुई उसके घने स्याह बालों में उंगलियां फेरने लगी। कुछ देर यूं ही गुजर गई थी और फिर और हाँ जमीन से उठकर खड़ा हुआ था और उनको भी काम से थाम कर अपने साथ लगाता हुआ उनकी रूम के जाना बैठ गया। जाएं, आप जाके आराम करें, सुबह फजर की नमाज के लिए भी उठना होगा आपको। शबा बाहर उनके माथे पर बोसा देता हुआ दरवाजा उनके लिए खुल गया था और कमरे के अंदर भी झांका जहाँ उसके आगा जान बेड पर लैंप की नीम हल्की रोशनी में मोहे हवाब थे। मोरे ने उनके चेहरे पर मोहब्बत से हाथ फेरकर उसको सदा खुश रहने की दुआ दी थी और फिर वो अपने कमरे के अंदर कदम बढ़ा गए। और हान उनके कमरे में छोड़कर सीढ़ी के जन्म कदम बढ़ा गया था। अपने रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आया और तमाम लाइट्स ऑन कर दी। बेड पर बैठकर उसने अपने शूज उतारे और यूनिफॉर्म की शर्ट के बटन्स खोलता हुआ बाथरूम के जाना बढ़ गया। आधे घंटे के बाद जब वो बाहर निकला तो नहाया हुआ था और अब काफी हद तक फ्रेश नजर आ रहा था। गीले बाल माथे पर बिखरे, हमेशा की आदत के तहत इस वक्त भी गीले जिसम पर शर्ट नहीं पहनी थी। वो टॉवल से बाल खुश करता हुआ तौलिया सोफे पर फेंक कर रूम की लाइट्स ऑफ करता हुआ बेड पर आ लेटा। मोबाइल उसके हाथ में था। उसने बढ़ाकर व्हाट्सएप नंबर खोलकर उसको एक मैसेज टाइम किया। हैरियत से पहुंच गए थे तुम? यह करने के बाद उसने जमीना का व्हाट्सएप खोल लिया था। स्टिल उसने ओरहान का नंबर मोबाइल में सेव ना किया था क्योंकि उसकी व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर अब तक शो नहीं हो रही थी। वो मुस्कुराता हुआ उसका कॉल मिला गया था। इस वक्त उसका बहुत दिल चाह रहा था जमीना की आवाज सुनने को। इतनी आसानी से थोड़ी कॉल उठाएंगी मोहतरमा, सॉरी होंगी मदद से, मगर हम क्या करें, मजबूर हैं हम भी तो। वो उससे बात करता हुआ दोबारा उसको कॉल मिला गया था। ओरहान के गैस के बिल्कुल मुताबिक वो आराम से 4 तकियों के बीच में अपने क्वीन साइज वाइट बेड पर मजे से सो रही थी। उसकी आंख में सरसर बजते हुए फोन के पास हल्की सी खुली तो मगर वो टांग के नीचे तकिए रखे सर पर रखकर लेट गई थी और कॉल करने वाला भी नहायत ही मुस्तकिल मजाज था। लगातार चौथी दफा फोन बज रहा था जमीने का। आ वो सर पर रखे हुए तकियों को जमीन पर उछालती हुई फोन झटपने के अंदाज में कॉल यस करती हुई कानों से लगा गए। क्या मसला है, सो जाएं, रात के 2 बज रहे हैं, कुछ खुदा का खौफ करें। वह हूं वाले लहजे में बोलती हुई मुकाबले की आवाज सुनने के इंतजार में थी। जानती थी कि कौन रात के इस पैर कॉल काट देता है। अगर सो जाता तो आप ये हसीन आवाज कैसे सुन पाता मैं। और हान की भारी दिलकश आवाज उसके समातों से टकराई। वो आंखें मीचते हुए गुस्सा जब्त करने लगी। जब कभी उसको गहरी नींद से जगाया जाता तो वो ऐसे ही रद्द अमल जाहिर करती थी।
सुन ली, अब रख दे फोन, नींद आ रही है मुझे। वो स्पार्ट लहजे में बोली और हाँ समझ गया था उसको वाकई इस वक्त नींद आ रही है। चलो सो जाओ, फजर में उठोगी ना तो मैं आऊँगा सुबह तुम्हारे टेरेस के सामने, बाहर आ जाना सीधी तरह। उसके बाद सुनकर पूरी तरह आंखें खुल गई थी। क्यों? आप क्यों आएंगे? घर में बैठे आराम से, हालात सही नहीं है शहर के। वो फौरन तेज लहजे में बोली और हान उसकी फिक्र देखकर खूबसूरत सा मुस्कुरा दिया था। अच्छा, नहीं आता मेरी जान को इतनी फिक्र हो रही है मेरी। वो सर के नीचे बाजू टकाए हुए लेट गया था। ऐसे जरमीने से बात करते हुए उसकी पुरानी यादें एकदम ताज़ा हो गई थी। उस लम्हे को भरपूर अंदाज में जी रहा था, जबकि दूसरी तरफ जरमीना के पसीने छूट गए थे उसका इस्तेहाक बड़ा हुआ लहजा सुनकर। अब फिर अबर हो रहे हैं ओरहान, जरमीना ने दांत पीसते हुए कहा। मेरा नाम इतना खूबसूरत नहीं है जितना तुम्हारे लबों से निकल कर हो जाता है। मुकम्मल काट देती हो तुम उसको। उसकी ये बात सुनकर जरमीना को समझ न आया कि अब क्या जवाब दे सके उसको। वह खामोश रही। ओरहान भी चुपचाप लेटा उसकी सांसों की मदम सांस सुन रहा था। कुछ तवफ़्फ़ुक़ के बाद वो बोला, पता है सर, आज अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखाया था तुम तक पहुंचने के। अगर 1 मिनट भी मैं लेट हो जाता तो ना जाने क्या होता। उसकी आवाज़ खौफ का इम्तजाज लिए हुई थी और ज़मीना उसकी बात सुनकर तलही से मुस्कुराए। वही होता है जो आप कुछ दिनों पहले मेरे साथ करना चाह रहे थे, वो काट तार लहजे में कह गई थी। और रहान उसकी बात सुनकर बेड पर उठ बैठा। क्या मतलब है तुम्हारा? आवाज़ तय से बड़ी हुई थी और ज़मीना अंदर तक काम की थी, लेकिन फिर ये सोच करके कौन सा वह फ़ोन से निकल कर कुछ काट सकता है, बेखौफ होकर बोलने लगी। अगवा तो आपने किया था ना मुझे, वो तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाता। आपने जो कुछ किया वो सब सोची समझी साजिश थी आपकी। जिस चीज़ से इतनी नफरतकारी है ना आप, दर हकीकत आप उसी से कहीं ज़्यादा गे गुजरे हैं। वो होंठ पीछे उसकी बात सुनता रहा था। उसकी बात खत्म होने पर अपनी आवाज़ को मदम रख के बोला, शहीर बहारी के जो इरादे थे ना वो मेरे ना थे। मैं तो निकाह करने की नीयत से तुमको लेकर गया था। अगर तुम उस दिन कार में ही आराम से मेरी बात मान जाती तो ये सब मुझे करना ही ना पड़ता। और रियली? जमीना ने हल्की ताली बजाकर उसका तमसा दोहराया। एक लफ्ज होता है नहीं। वो क्यों ना समझे आप? अगर मैंने बोल दिया कि नहीं करनी आपसे शादी तो बस नहीं करनी। आप इतने गिर गए कि झूठे दस्तावेज बनवाए आपने सिर्फ मेरी हाँ करवाने के लिए। और तो और मुझसे मेरी इज्जत छीनने की धमकी भी दी आपने। जब मैंने कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया तो आप वही काम करने जा रहे थे जो शहीद करने वाला था। फिर आप बताएं कौन ज़्यादा घटिया हुआ, आप या शहीद बहारी? मेरी नज़र में आप, क्योंकि शहीद को अल्लाह ने बुराई का मौका दिया, पर आपने आपने गुनाह का रास्ता खुद एहतियार किया, पूरी मनसूबाबंदी की उसके लिए। जरमीना ने जहर उरहान के समातों में घोला था और उरहान को अपना हल्का कड़वा होता हुआ महसूस हुआ। तुम हाँ कर देती तो मुझे ये सब करना ही ना पड़ता, तो असल कसूरवार तो तुम हुई ना। उरहान की मतलब बेलचक आवाज़ को सुनकर जरमीना को पतंगे लग गए थे। वो गुस्से से बढ़ी हुई आवाज़ में दाड़ी, क्यों कर देती? हाँ, जब मुझे आपसे मोहब्बत ही नहीं है तो क्यों करूँ फिर आपसे शादी? उसकी बात सुनकर उरहान ने सर्द सांस हवा का स्फुर्त की थी। समझ से बाहर था, क्योंकि इतनी शदीद नफरत करने लगी थी वो उससे। ऐसे कैसे मोहब्बत खत्म हो गई तुम्हारी? क्या छोटी छोटी बातों पर मोहब्बत खत्म हो जाया करती है? उरहान का लहजा अभी नरमी लिए हुए था। उसका साथ मजीद अब कभी तल ना होने का इरादा कर चुका था। छोटी सी बात? वाकई 5 साल तक आपने मुझे बेवकूफ़ बनाया, मेरे जज्बात से आप खेलते रहे। और हाँ, ये आपके लिए छोटी सी बात है। जब ऐसी छोटी बातों का इंसान को अदराक हो जाए और सामने वाले शख्स की असलियत खुलकर पता चल जाए तो यूं ही अक्सर मोहब्बत खत्म हो जाया करती है। जरमीना की आंख से मादी याद करने के सबब एक आंसू पलकों की बात तोड़ता हुआ उसके घाव पर फिसला था, जिसको वो इसी लम्हे साफ कर गए थे। मैं तुम्हें किस तरह से यकीन दिलाऊं सर? मैंने आज तक तुम्हें धोखा देने का सोचा तक नहीं है। देना तो कजा दूर की बात है। वो बेबसी की हदूद को छोड़ता हुआ जरमीना को उसकी बात के करब से आंखें बंद कर गई थी। मैं सब जानती हूँ और हाँ, सब अपने कानों से सुना है मैंने, प्लीज रहने दीजिए। जरमीना ने आंसू पीते हुए आहिस्ती से कहा। क्या? क्या सुना है तुमने और किससे सुना है? हाँ बताओ मुझे। उसका जब जवाब दे गया था वो बेकाबू होकर जोर से दौड़ा था और बेड से उतर कर वो खड़ा हो गया था और पूरे कमरे में बेचैनी से चक्कर काटने लगा। आपके यूं चीखने चलाने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। ओ काश कोई दूसरा फर्ज मुझे वो सब बताता, मगर मैंने सब आपकी जुबानी सुना है। और हांस की बात सुनकर जोर से चलाता हुआ हाथ का मुक्का दीवार पर मार गया था, जिसकी आवाज जरमीना ने बाखूबी सुनी और वह समझ गई थी उसने खुद को चोट पहुंचाई है। जरा प्लीज क्लियर करो ये सब बातें, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरा दिमाग अधूरे सिरे जोड़ जोड़ कर फट जाएगा। वो जब्त की आरी हाथ पर था और जमीना को यकीन ना हुआ कि कोई इंसान इस कदर सफाई से भी झूठ बोल सकता है कि सच और झूठ का कोई फर्क ही ना जाहिर हो सके। दर हकीकत तो वही सच्चा था ना, मगर वो ये ना जानती थी। और मेरा दिमाग काफी अरसा पहले फाड़ चुका है। खैर, माजी की राह को खंगालने का कोई फायदा नहीं। अब जो आप चाहते थे ना वो हो रहा है। कल मेरी मामा आपके मोरे को कॉल करके हमारी तरफ से मुस्बत जवाब दे देंगे। मुबारक हो, आप जीत गए। वो ये कहकर फोन रखने ही लगी थी जब ओरहान की आवाज़ उसके कानों से टकराई। मेरी असल जीत उस दिन होगी जब मैं तुम्हारी मोहब्बत हासिल करूंगा, बिल्कुल 5 साल पहले की तरह। और इस दिन का मैं अपनी आखिरी सांस तक इंतजार करूंगा। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। वह फोन काट कर सिगरेट का पैकेट उठाता टेरेस पर चलाया था। आज की रात भी
उसकी आंखों में कटनी थी, जबकि ज़मीना अभी बार बार गैर यकीनी कैफियत में बैठी रही थी और रहान ने आहर में कहे गए अल्फाज उसकी समातों में बात किश्त करने लगे। ज़मीना की पूरी रात आंखों में गुजरी। वो फजर की नमाज पढ़ने के बाद पैर पर लेटी तो उसको नींद आ गई, इसलिए आज वो देर तक सोती रहती और किसी ने उसकी नींद में दखल अंदाजी भी नहीं की। बाकी तमाम घर वाले अफराद नीचे लॉन्च पर नाश्ते करने के बाद बैठे चाय पी रहे थे। मुझे आप सबसे बात करनी है आएगा। बरहान ने गला खनकारा और उन सबके चेहरे देखते हुए बात का आगाज किया। मैं चाहता हूँ ये बात महज हम लोगों के दरमियान रहे, मीने को कोई ना बताए। मैं उसे वादा कर चुका हूँ कि किसी को ना बताऊंगा, पर मुझे और रहान के मतलब आप सब लोगों को अपनी राय देनी है, इसलिए वो सब बताना जरूरी है। वो रुका, वो सांस खींची। सब तशवीश भरी नजर सामने बैठे संजीदा से बरहान को देख रहे थे। कल मीने लाइब्रेरी में बंद हो गई थी। हालात खराब होने लगे थे। पलवशा और अफनान ने मुझे कॉल किया ये बताने के लिए कि यूनिवर्सिटी बंद करवा रहे हैं और मीने मिल नहीं रही। मैं इस वक्त इब्तिसाम और उरहान के साथ बैठा हुआ था। उनकी कॉल सुनकर परेशान हो गया। इन दोनों को पूरी बात बताई और उरहान ने मुझे कहा कि वो भी मेरे साथ चलेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट इन हालात में मुझे अंदर नहीं जाने देती। खैर, हम तीनों वहां पर पहुंचे। बाबा और दादा जान, यकीन करें जिस तरह से उरहान ने उस गार्ड से बात की, जो फिक्र, खौफ और एहसास उसके लहजे में ज़मीने के लिए था ना, वैसे हमारे लहजे में होता अपनी ज़मीने के लिए। इस पूरे वाक़े में जो हालत उरहान की थी ना, बिल्कुल वैसी ही मेरी भी थी। या शायद ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा ज़्यादा परेशान हो। बाबा, मुझे उस पर शक था, लेकिन अब मैं ही कहता हूँ उससे बेहतरीन इंतखाब हमारी मीने के लिए कोई ना होगा। हाँ, मुझे तो पहले ही अंदाजा था बेटा। जिस दिन मैंने पहली बार उसको इन डाकू को मारता हुआ देखा था, फिर अगले दिन वो हमसे मिलने हस्पताल आया। मैं तब भी समझ गया था एक मोजिज़ घराने से इस बच्चे का ताल्लुक है। उसकी बातें, उसका लहजा उसका नेक होने की गवाही देता है। वो तो हम भाई थे, वो तो तुम भाई थे और मेरी बहन के मामले में परेशान भी। अगर तुम ना बताते हमें लंदन वाली बातें तो मैं ही उसी दिन हाँ कर देनी थी पास आपको। और वैसे भी मैंने और हालदा ने तकरीबन 4 दफ़ा और हान के हवाले से इस्तिहारा किया है और माशाल्लाह से चारों बार हाँ हुई। इजहार साहब ने कहा और सब ने उनकी हामी भरी थी। इस्तिहारे वाली बात सुनकर सभी बेइंतहा खुश और मुतमईन दिखाई दिए थे। जब अल्लाह की तरफ से हाँ हो गई है तब फिक्र क्या सी, उसने रास्ता दिखाया है, आगे भी वही पाक परवरदिगार साथ देगा। ज़हरा, अब आप ऐसा करें कि अभी ही मिसिस अब्बास को कॉल करके हाँ कर दीजिए और उनको आज शाम डिनर पर भी मद्दू कर लीजिए। हैदर साहब ने कहा और ज़हरा बेगम जी हैदर कहकर उठने के जाने लगी थी कि बढ़ान ने उनको वापस सोफे पर बिठाया। मुझे एक और बात भी करनी है आप लोगों से, तो जल्दी बोलो ना बढ़ान, फिर मैं जाऊँ कॉल करूँ भाभी को, ज़ोहरा ने कहा और बढ़ान सर झुकाकर हल्का सा मुस्कुराया। मामा, मैंने आपको कहा था ना कि लड़की पसंद है मुझे, वो आशा मलिक है, आसम मलिक की बेटी, इब्तिसाम की छोटी बहन। मैं चाहता हूँ तरमीने के साथ आप हमारा भी निकाह कर दें। वो अपनी माँ का हाथ हमें धीमी आवाज में बोल रहा था, तब उसकी बात सुनकर सही मैनू में खिल उठे थे। सदके जाओ, अभी रिश्ता तो लेकर जाने दो, फिर निकाह होगा। अगर वो हाँ कर देते हैं तो बेसब्रे। हालदा और कजई ने उसके कंधे पर थप्पड़ लगाया और कंधा से लाकर हंसने लगा। तो मुझ में क्या कमी है, शहजादा हूँ शहजादा, फिक्र ना करे, हाँ ही होगी उनकी तरफ से। वह फरिया बोला था, सबका क्या बुलंद हुआ था, जिस पर वो मलमती नजर से सबको देखने लगा। बातें सुन रहे हैं आप इसकी हैदर, मुंह मियाँ मिट्टू बना है आपका बेटा, बिल्कुल आप ही की तरह। जुरा हंसते हुए सास को देखा था जो उनकी बात पर हंसी थी, जबकि दोनों बाप बेटे एक दूसरे को हैरानगी से देखने लगे के बाद अब जुरा का गोड़ थे, जबकि एजाज साहब बेटे और पोते की शक्ल देखते हुए अपनी मुस्कुराहट तब करने की कोशिश में थे। हाँ, ये दोनों ही इजहार साहब पर गए हैं, उनकी तरह खुशफहमी का शिकार है। हादा बेगम ने अपने शोर पर चोट की, सबका क्या का लॉन्च में बुलंद हुआ था। आप लोग जारी रखें, मैं जरा भाभी को फोन करूं आज दावत पर बोलने के लिए। अच्छा अम्मी, और रेहान को भी साथ लाने का कहो ना। हाँ हाँ बेटी, रिश्ता असल तो इसी से जुड़ा है ना, जरूर बुलाओ। वो उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए सर सबाब में हिलाकर अपने कमरे की जाना बढ़ गई थी, जहाँ उनका फोन रखा हुआ था। मोबाइल फोन उठाकर उन्होंने मिसिस अब्बास को कॉल की थी, जो उन्होंने दूसरी बार पर उठा लिया। इस वक्त उरहान की फैमिली टीवी लॉन्च में बैठे हुए चाय पी रहे थे और टीवी पर खबरें भी चल रही थी, इसलिए दोनों बाप बेटे का तबसरा भी साथ साथ चल रहा था। देखो भाई, उरहान की होने वाली सास की कॉल आ रही है। मोड़ी की आवाज सुनकर उरहान के सियासत के मौजू पर चलती हुई जुबान साकत हो गई थी। वो उनकी तरफ देता हुआ सीधा हो बैठा। रात में यह ज़मीने की बात सुनकर इस बात का अंदाजा तो कर गया था कि हाँ ही होगी, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा खौफ था। अब्बास अफरिंदे ने उसके कांधे पर हाथ रखकर उससे कहा, फिक्र ना करो, हाँ ही होगी। वह मुड़कर उनको देखता हुआ मुस्कुराया, जिसके जवाब में अब्बास साहब ने उसका कंधा थपथपाया। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं और घर में सब ठीक है? सुरा ने उसकी हैरियत मतलब की और मोरे ने उनको सबके ठीक ठाक होने का बताने लगे। अच्छा भाभी, मैंने आज आपको कॉल किया इनविटेशन देने के लिए। आज रात का खाना आप हमारे साथ खाएं, आप सब, ताकि हम मीने और अरहान के निकाह के डेट फिक्स कर लें।
जोहरा की बात सुनकर मोड़े की तो खुशी का ठिकाना ना था। उनके चेहरे से फूटते हुए खुशी के रंगों को देखकर वह समझ गया कि क्या बात हुई है। उसने सुकून से सांस लेकर आंखें मूंदे दिल में अल्हम्दुलिल्लाह कहा था। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जोहरा भाभी आपका, आपने हमें इतनी इज्जत बख्शी और हमारी ख्वाहिश का एहतराम किया। जरूर आएंगे रात को हम आप सबसे मुलाकात करने। अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारे लिए तो खुद बहुत एजाज की बात है कि ओरहान जैसा मुकम्मल शख्स मेरी इकलौती बेटी का शोहर और मेरा इकलौता दामाद बनेगा। जितना बड़े रब का शुक्र अदा करूं कम है। अच्छा भाभी, ओरहान को भी अपने साथ लेकर आइएगा आप लोग। उनकी बात सुनकर मोरे ने एक मुस्कुराती हुई नजर बेटे पर डाली जो उन्हीं को देख रहा था। जरूर, वो तो बेताब बैठा है यहाँ, सब्र ही नहीं हो रहा इस लड़के से, वो हंसते हुए बोल गए थे। जवाब में जुरा भी खिलखिलाई थी और हाँ ने शिकवा की नजर से उनको देखा था जो अब भी हंस रहे थे। देख रही हैं आप आगा जान इनको? और हाँ ने बाप को कहा जो उसकी बात सुनकर लापरवाही से कंधे उचका गए थे। और हाँ ने उनको देखते हुए तासुब से साथ झटका और वापस मोड़े की तरफ मुड़ा जो उसी को देख रहे थे। फोन पर जोरा को अलविदा करके वो कॉल काट के थे। मोरे, ये कोई अच्छी बात नहीं है, आप पहले ही मेरी इमेज इन सबके सामने ऐसे अजीब तरह की पेश कर रही हैं। क्या सोच रही हो आंटी मेरे बारे में? उसने शिकायती नजर से उनको देखा था। वो आगे बढ़कर उसका माथा चूम गए थे। इमेज बन चुकी है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी बेटी की असल शख्सियत है, यानी कि शानदार है। आज रात में उन्होंने हमें डिनर पर मदऊ किया है और ओरहान को भी साथ लाने की तलकीन की है ताकि हम निकाह की डेट फिक्स कर ले। जबरदस्त। तो फिर आप लोग तैयारियां करें और जफर को भी कॉल करके इतला दीजिए कि खुद नहीं आता था तो बहू और हमारे पोते को भेज दे। निकाह इंशाल्लाह इसी महीने की आखिरी तारीखों में से किसी एक तारीख में रखा जाएगा। जी ठीक है, मैं अभी कॉल करती हूँ जफर को। वो अपने बड़े बेटे को फोन करने लगी जबकि ओरहान मिठाई और दूसरी तमाम चीजें जो को रात को लेकर जानी थी उन सब का ऑर्डर देने लगा था। दूसरी तरफ जोहरा बेगम ने मिसेस अब्बास से बात करने के बाद टीवी लॉन्च में आकर हैदर साहब को कहा था कि वो आसम मलिक को कॉल करके उन्हें भी रात के खाने की दावत दे। इस सब से भी रिश्तेदारियां बनने वाली थी। अच्छा था कि पूरी फैमिली साथ होती। हैदर और कज़ेन ने उनके बात सुनकर सबाब में साड़ी लाया था जबकि बुरहान तो खिल ही उठा था माँ के मुंह से उनको बुलाने की बात सुनकर। उसके बाद जोहरा जरमीना के कमरे में चली आई थी। अपनी इकलौती बेटी को खुद से दूर करने की सोच ने उनके दिल पर एक बोझ सा रख दिया था। वो कमरे में दाखिल हुई तो जरमीना अभी बेड पर कंफर्टर ओढ़े सो रही थी। चार तकिए उसके इर्द गिर्द लगे हुए थे। वो मुस्कुराते हुए नम आंखें लिए हुए बेटी की तरफ बढ़ गए। बेड के साइड पर बैठ के उसके रेशमी बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगे थे। एक आंसू उनकी आंख से फिसलता हुआ जरमीना के बालों में जज्ब हुआ। मसलसल उनकी नरम चलती हुई उंगलियों को महसूस करते जरमीना ने आंखें खोली तो माँ को अपने बराबर खुद को मोहब्बत से तकते पाकर वो मुस्कुराते हुए करवट बदल कर उससे चिपक कर लेट गए। मीने बेटा, आप उठ जाओ, रात में मेहमान आने वाले हैं, तैयारी करो। उन्होंने मोहब्बत से उसको कहा तो उनकी गोद में ही मुंह छुपाए बोले, कौन से मेहमान मामा? अब्बास भाई और आसफ भाई की फैमिली। जमीना ने उनसे लिपटे हुए ही आंखें खोली और जमीना जानती थी कि वो किस मकसद के तहत आ रहे हैं। तो आने दीजिए ना मामा, मैंने क्या करना है? क्या अब मैं किचन में जाकर खाना बनाऊं इन सब के लिए? वो तलही से बोली और जुरा ने हैरान नजर से खुद से लिपटी हुई बेटी को देखा था। बेटा, क्या हो गया है? उठो, मुझे बताओ क्या मेन्यू रखना है? तुम अपना ड्रेस डिसाइड करो, क्या पहनोगी रात में, इंतजाम देखो घर के। बेटा चलो उठो, शाबाश। सबसे पहले तो नाश्ता ही खा लो, पता भी है कि 12 बज रहे हैं। पलवशा को बुलाओगी ना? उनकी बातों में मौजूद कामों की लंबी फहरिस्त सुनकर वो बेड पर ही उठ बैठी थी और बहुत देर तक सोने के बाद सूझी हुई आंखों से उनको देखा। जी पलवशा को भी बुलवाऊंगी और ईशा को भी, वरना दोनों मुझे जान से मार देंगे। वो मोबाइल उठाकर दोनों का मुश्तरका व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर गए, चलो बेटा जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, नाश्ता कर लो। ओके मामा। जरा उसको अपने बेड सिमटता देखकर कमरे की खिड़कियां खोलकर बाहर निकल आए थे। जमीना ने फोन की बीप हुई थी। उसने बेड पर तकिया सर करने के बाद बालों को ऊंचे जोड़े में कैद किया तो फोन उठा लिया। अरीशा का मैसेज था। उसने व्हाट्सएप ग्रुप खोला तो अरीशा के लातादाद रोने वाले इमोजी भेजे हुए थे। क्या हुआ है तुम्हें, क्यों रो रही हो रोतू? उसे मैसेज टाइप करके भेजा। उसी वक्त अरीशा टाइपिंग करने लगे थे। यार आज बड़े पापा और मामी जो कि अफनान की वालदान की शादी की सालगिरह है और तुम तो जानती हो मुसीबत हो जाएगी अगर नहीं गई मैं तो। उसका मैसेज पढ़कर जमीना ने दुख से सह लिया था। अजीब तक है, शादी को 30 साल हो गए, अब कौन सी सालगिरह है? ना समझ में आने वाले लोग हैं इस दुनिया में भी। वो मैच सोच कर रह गई थी और ईशा को मैसेज टाइप करने लगी। ओहो, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी सिर्फ डेट फिक्स हो रही है आज, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है आ जाना। तुम आराम से एंजॉय करो अपने मामू मामी का फंक्शन। वो मैसेज लेकर नीचे आए हुए बलवशी का मैसेज पढ़ने लगे। बनो रे बनो, मेरी चली ससुराल को आंखों में पानी दे गए। ये मैसेज पढ़कर जमीना के मुंह से हंसी निकली थी। तुम्हें जरा शर्म नहीं है विश, आ जाना शराफत से 6 बजे तक। पलवशा ने उसके मैसेज पढ़कर फौरन टाइप करना शुरू किया था और मैसेज भेज दिया, जिसने उसकी शर्म के उसके फूटे कदम, जिसने की शर्म उसके फूटे कदम।
और क्या मेरी जान, तुम बोलो तो अभी उड़कर आ जाऊं तुम्हारे पास? 6 बजे क्या चीज़ है? नहीं, माफ़ करो, अभी से दिमाग ख़राब करने ना आना। चलो लंबी नहीं करो, अब जाओ, जाकर तैयारी करो, मैं भी जा रही हूँ फ्रेश होने, बाय। वो आखिरी मैसेज भेजकर फ़ोन बेड पर रखती हुई वॉशरूम के जाना बढ़ गई। यार पलवशा, ये क्या निकाल दिया है जाहिल, मैं ब्लैक कलर नहीं पहनूंगी, वापस रखाओ और कुछ और निकालो, व्हाइट या ब्लू हो तो बेहतर है। वो बात कर में बैठे हुए बाल खुश करने के बाद अब स्ट्रेट कर रही थी उनको। मीने यार कितनी प्यारी फ्रॉक है ना, यही पहनो ना। पलवशा ने वो फुल ब्लैक आगे से स्ट्रेट गले जबकि पीछे से डीप गला था। पूरी फ्रॉक सिल्क की थी जबकि उसकी फुल आस्तीनों पर जा बजा खूबसूरत ब्लैक मोती जुड़े हुए थे। उसके साथ ही ऑर्गेन्जा का बड़ा सा काले ही रंग का दुपट्टा था जिस पर रेड गुलाब के फूल और हल्के गोल्डन धागों से काम से बनाए गए थे। ड्रेस बिलाशबा बहुत ही हसीन था और जमीना का फेवरेट भी, लेकिन वो जानती थी औरहान को उस ड्रेस में बेहद खूबसूरत लगेगी और वो यही समझेगा कि उसने उसके हाथ ये कपड़े पहने हैं, क्योंकि एक मंथ पहले होने वाली मुलाकात में उसको बाबर करवा के आता कि वो जब भी ब्लैक कलर पहनेगी उसके सामने ही पहनेगी, इसलिए वो हरगिज ये ड्रेस नहीं पहनना चाहते थे। यार मैंने कह दिया नहीं पहनूंगी तो मतलब नहीं पहनूंगी, उठाओ उसको और ड्रेसिंग रूम में वापस लटका कर आओ, बल्कि तुम रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगी। वो स्ट्रेटनर ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए गुस्से से उसको घूरते हुए उठी और पैर पर पड़े हुए ब्लैक ड्रेस को हैंगर समेत उठाते हुए ड्रेसिंग रूम की जाने बढ़ गई। पलवच ने हैरान से उसके अजीब से कैफियत को देखा था जो अपना फेवरेट ड्रेस पहनने से इस वक्त इस कदर इनकारी थी। पलवश को समझ आया कि वो चाह क्या रही है। वो भी अंदर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी जहाँ पर शर्मीना अपने सामने लटके हुए ड्रेसिंग में से आज के पहनने के लिए ड्रेसेस तलाश कर रही थी। मीने, तुम पागल हो गई हो, इतना प्यारा ड्रेस क्यों नहीं पहन रही? क्या तुम वो छोड़कर ये पहनोगी? पलवश ने तकरीबन चलाते हुए उसके हाथ में थामे हुए एगेंट से लाइट ब्लू ड्रेस को देखा जिसका आगे से स्क्वायर गला था और ड्रेस नेट का था, उसके नीचे सिल्क थी। ड्रेस की सिलाई कुछ यूं थी कि पेट तक वो बॉडी फिट था और नीचे से घेरदार स्कर्ट जैसा आस्तीनें फुल और फुली हुई थी। उसके बाद साथ ही हमरंग ही दुपट्टा था जिस पर सिल्वर चमक के सितारे जा बजा चिपके हुए थे। ड्रेस ये भी किसी लिहाज से कम ना था, बस कलर कुछ हल्का लगा था पलवशे को। हल्के बोलो पलवशे, मैं तुम्हारे बराबर ही खड़ी हूँ, 50 फीट दूर नहीं। और तुमसे और क्या खराबी है ड्रेस में, इतना डिसेंट है, नका नहीं हो रहा, सिर्फ डेट फिक्स होगी आज। तुम्हारे कहने पर चली तो ना, ये ना हो कि मेरी हालत देखकर वो मुझे आज ही रुखसत करके ले जाए। जमीना ने मुंह बुसरगा कहा जिस पर पलवशा का कहकर गूंजा और जमीना ने उसको दिखा देकर ड्रेसिंग रूम से निकाला। अरे अरे, तो असल ये बात है, तुम्हें डर है कि कहीं और रहान भाई तुम्हें साथ ही ना ले जाए? हा हा हा। वो दरवाजे पर जमकर उसका मजाक उड़ाने लगी थी जिस पर जमीना ने उसका बाजू पर चुटकी काटी। पलवशा उछलती हुई बाजू पकड़ती दरवाजे से हटी और जमीना ने उसको हटता हुआ देखकर जोर से दरवाजा बंद किया। अल्लाह पूछेगा तुमसे जालिम औरत। पलवशा बाजू रगड़ती बंद दरवाजे की सीमा देकर चलाई और फिर वो खुद ड्रेसिंग टेबल के आगे आगे खड़ी हो गई। उसको भी तैयार होना था, जब यहाँ आई थी तो वो तैयार ना हुई थी, नहा हो चुकी थी और कपड़े भी चेंज करके बस अब वो हल्का हल्का मेकअप करना था उसको। पलवशा मिरर के बिल्कुल करीब खड़ी पलकों पर मुस्कुरा लगाने ही लगी थी जब ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोलती पर शान से जमीने निकले। पलवशा ने फौरन अपना काम छोड़कर मुड़कर उसको देखा। वो नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। लाइट पिल्लू कलर उसकी दुधिया रंगत पर जच भी बहुत रहा था। हाय मेरी हसीना, तबाही लग रही हो तुम, कसम से कहीं मेरी ही ना नजर लग जाए। पलवशा ने आगे बढ़कर उसके कान के नीचे अपनी आंखों का काजल उतारकर उसको लगाया। विश, ये गला देखो, कुछ ज्यादा ही डीप है यार, आई एम फीलिंग सो ऑकवर्ड इन दिस। जमीना ने अपने हल्के से डीप गले की तरफ इशारा किया था जिससे उसके सराहीदार गर्दन मस्जिद नमाया हो रही थी। तुम अल्लाह के वास्ते खामोश हो, बिल्कुल फिट लग रहा है, इतना ही अजीब फील कर रही हो तो फिलाकर दुपट्टा पहन लेना। माशाल्लाह मीने हसीन तरीन लग रही है और हान भाई का काम तमाम है आज। उसकी बात सुनकर जमीना के गाल और हान की बेबुनियाद याद करते हुए डग गए थे। फालतू बातें ना करो विशा, ये दुपट्टा जितना भी फैलाकर पहन लो ना, नेट का है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे यार। वह झिझलाकर अपना सांचे में डला हुआ सरापा कद 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 आवर आईने में देखने लगी थी। उसको खुद भी अपना बहुत ही अच्छा लगा था। यार मेरी जान, तुम कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल सही लग रही हो, जरा से भी अवर नहीं लग रही, अल्लाह का वादा। अब बस मुंह सीधा करो अपना, वरना सब समझे कि लड़की खुश नहीं है शादी से। उसको तनबिया करती वापस ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर मेकअप करने लगी थी। हाँ तो सही सोचेंगे, मैं खुश कौन सा हूँ? वो मैं सोच कर रह गई थी और अब दुपट्टा उतार कर बैठ पर रहती अपने बालों में कर्ल्स से नीचे नीचे लाइट रोल्स डालने लगी थी। वो दोनों अपने अपने काम में मशगूल थे जब कमरा नॉक करके जुरा बेगम अंदर दाल हुई। वसी कमरा रंगबू का मंजर पेश करा था। इस वक्त मुख्तलिफ सैंडल्स समीपा बिखरी थी। पूरे रूम में मुख्तलिफ किस्म की खुशबू फैली हुई थी जबकि वो दोनों अलग अलग आईनों के सामने खड़ी तैयार में मशगूल नजर आई। उफ लड़कियों, और कितनी देर लगाओगे तुम दोनों, बस करो, हो गई है तुम दोनों की तैयारियां। जोहरा उसकी पूछ पर पहुंच कर बोली। वहां तक आते आते वो पूरा कमरा भी समेट के थी। बस 1 मिनट आंटी, ये बोलने वाली पलवशा थी। मामा, मेरे लिए 10 मिनट बाल करने के बाद थोड़ा सा फेस पर टच अप भी करूंगे। जोहरा उसके आगे आकर खड़ी उसको देखने लगी थी जिसने आगे से
बीच की मांग निकालकर दोनों सर पर एक एक चुटकिया बनाकर पीछे पिनअप किए लिया था। आगे से कटे हुए बाल उसके चेहरे का अहाता किए हुए थे। वो अपनी बेटी को देती हुई उसकी नजर उतारने लगी। आज तक उसी पार्क का उन्होंने जमीने के चेहरा फूंके। मामा, ये क्या कर रही है? वो झिझलाई हुई हाथ में प्राइमर लेकर उंगलियों से उसको चेहरे पर लगाने लगे। बेटा, तुम्हारी हिफाजत के लिए किया है, चलो अब जल्दी जल्दी तैयारी मुकम्मल करो और नीचे आ जाओ, मेहमान आने ही वाले होंगे। वो दोनों को हदायत करते जाने लगे थे कि जमीना उनके पीछे पीछे भागती हुई है। एक मिनट जरा रुक तो जाए, आपको तो देख लूं मैं। ओहो, आज तो हाथ से ज्यादा चमक रही है मामा, कहीं बाबा ने अपने हाथों से तैयार तो नहीं कर दिया आपको? जमीना उनका अच्छे से जायजा लेकर शरारती अंदाज में उनको छीने लगी थी और जाहिरा ने उसके कंधे पर हल्का सा चपत लगाया जिस पर वो हंसने लगे थे। फालतू बातें कम कीजिए और जाकर अपने अच्छे बच्चों की तरह तैयार हो जैसे पलबच्चा हो रही है। उन्हें मोहब्बत से आईने के सामने पीच कलर के लिबास में खड़ी पलबच्चा को देखा था जो उनकी बात सुनकर मुड़ी और मुस्कुराकर उनको देख रहे थे। अब भी उनका दिल में एक अफसोस आता पलबच्चे को अपनी बहू ना बनाने पर। वो हमेशा से उसको अपनी बहू के रूप में देती आई थी, लेकिन अब बेटे ने जिसको पसंद किया था यकीनन वो भी बेमिसाल ही होगी। ये ये चुड़ैल आपकी नजर में अच्छी बची है? कुछ खुदा का खौफ करे मामा। उसकी जुबान तेजी से चल रही थी कि बाहर से मेन गेट खुलकर गाड़ियां अंदर आने की आवाज आई। देखा, तुम्हारी बातों में हो गई ना देर, आगे मेहमान, बस लड़कियों अब जल्दी जल्दी से हाथ चलाओ, शाबाश हरी। अब वो इन दोनों को बोलते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। उनके रूम से निकलते ही लॉन में आते हुए गाड़ियों के रुकते हुए टायरों की आवाजें सुनकर जमीना का दिल जोरों शोर से धड़का। वो फौरन डिस्पेंसर में से पानी का एक ठंडा गिलास भरती हुई लबों से लगा गई थी और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी पलवशा की हालत भी जमीना से कुछ कम न थी, लेकिन वो खुद पर काबू की वे खड़ी वो नहीं चाहती कि जमीना पर यह राज खुले। पलवशा, तुम तो नीचे जाओ, मेहमानों का इस्तकबाल करो यार, मैं तो मामा के बोलने पर ही जाऊंगी ना, जब तक मैं कमरे का हुलिया दुरुस्त कर लेती हूँ। उसको कहते हुए बैठ के चादर ठीक करने लगी थी और पलवशा ने उसकी बात सुनकर सर असबाब में हिलाया था और पैर में खूबसूरत गोल्डन रंग की हील्स पहनकर कांधों पर दुपट्टा सेट करते हुए रूम से बाहर निकली। अपने पीछे उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। वो सीढ़ियों के जाने बढ़ी थी तो उसकी नजर बाहर से व्हाइट ड्रेस, शर्ट और मिठाइयों के टुकड़े पकड़े हुए आते हुए इब्तिसाम पर पड़े, जो सबके जाने के बाद सामान लेकर अंदर आया था। उसी लम्हे इब्तिसाम की नजर भी बेसाता सीढ़ियों की जाने मुठी और बस वापस पलटना ही भूल गए। अलवशा इब्तिसाम को यूं बुत बने देखकर सही मैनू में घबरा गई थी। वो नीचे देती हुई कदम बढ़ा रही थी कि आखिरी सीढ़ी पर उसका पैर हल्का सा डगमगाया। इब्तिसाम लम्हों में मिठाई का टोकरा जमीन पर रखकर उसका पहुंचा और उसकी कमर से थामकर सहारा दिया। पलवशा भी गिरने से बचने के लिए उसकी व्हाइट शर्ट सामने से मुट्ठी में बीच गए थे। ऊंची हिल्स की वजह से उसके कंधों तक पहुंच गए थे, वरना उसका कद इब्तिसाम से काफी छोटा था। इस लम्हे वो दोनों एक दूसरे के करीब तक खड़े थे। पलवशा का माथा इब्तिसाम के चौड़े शाने से टका हुआ था, जबकि इब्तिसाम की उंगलियों का गर्म लम्स वो अपने कमर पर बआसानी महसूस कर सकते थे। आराम से वो करीब से उसके चेहरे को देखता हुआ बोला था और पलवशा को उसकी भारी आवाज और सांसें अपना चेहरा दुरुस्त भी महसूस हुई। उसका अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। पलवशा को इब्तिसाम का इस तरह से उसके करीब आने पर खौफ आया कि अगर कोई उनको इस तरह देख लेता तो क्या सोचता। ऊपर से एक नामहरम का उसका यूं छूना वो खुद में ही सिमट कर आ गए थे। उससे पीछे होना चाहा पर कमरे पर मौजूद इब्तिसाम के हाथ पर उसकी कोशिश नाकाम बना दी थी। उसके बाजू में कसम से आई और उसके यूं करने पर इब्तिसाम को भी मौके की नजाकत का ख्याल हुआ। आई एम सॉरी, वो शर्मिंदगी से पीछे कदम बढ़ाता हुआ अपने और पलवशे के दरमियान फासला कायम कर गया था और एक आखिरी निगाह शर्म से सूरज चिराली हुए खड़ी पलवशे पर डालकर वो मिठाई का टोकरा उठाता हुआ अंदर के जानब कदम बढ़ा गया था। उसके जाने के बाद पलवशा ने अपनी सांसें बहाल की और किचन की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो एक आखिरी नजर तमाम इंतजाम पर डालना चाहते थे। जिस वक्त से वो हाजा साहब के घर में दाखिल हुए थे उस वक्त से आशा वाइट कुर्ते में मलबूस हैंडसम से बढ़ान और कज़े की नजरें उस पर महसूस करती और सोने पर सागा वहां पर मिलने वाला सबका प्रोटोकॉल। हमेशा बोल्ड और कॉन्फिडेंस रहने वाली आशा आज अच्छा खासा नर्वस दिखने लगी थी। जोरा ने जब बेटे की पसंद को देखा था दिल ही दिल में होप चढ़ाया। इनको बहुत अच्छी लगी थी। सामने बैठी टी पिंक ड्रेस में मलबूस हैजल ग्रीन आंखों वाली सुनहरी गंदी रंगत वाली नरम गोबसी लड़की। जोरा बेगम भी हमारी बेटी को तो बुलाएं, नजर नजरें इंतजार कर रही हैं उसका, मोरे ने बेताबी से कहा और जोरा बेगम ने मुस्कुराकर सर असबाब में हिलाया और इसी वक्त कमरे में दाल होने वाली पलवशा जिसने तमाम बैठे नफूस को आवाज बुलंद सलाम किया था उसको कान से थामकर जमीनी को नीचे लाने के लिए कहा, जिस पर वो ताबाताई से जी आंटी कहकर वापस कदम मोड़ गए थे। आशा ने बाइक की नजरें कमरे में आने वाली लड़की पर टिकती हुई महसूस की थी और ये वो देती हुई दिलो जान से मुस्कुरा दिए थे। ऐसी कौन सी बहन नहीं होती जो भाइयों की खुशी में खुश ना हो, और वैसे भी आशा के दोनों भाइयों ने तो काफी देर से उस पर यह वक्त लाया और अब तो उसकी भी शादी नजदीक ही थी। इब्तिसाम बेटे, आसम मलक साहब को क्यों नहीं साथ लेकर आए आप लोग? अब उनकी कमी अशद महसूस हो रही है इस वक्त। हैदर साहब ने उसे इस्तफसार किया। इब्तिसाम उसकी बात सुनता हुआ सीधा हो बैठा।
अंकल वो ज़रूर आते, बल्कि आते क्या, वो हमारे साथ तैयार होकर बाहर भी निकले थे, मगर अचानक एक इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ा और हान को भी जाना था। पर बाबा ने कहा करके उसको सख्ती से बाज रखा ये सब करने से, वरना ये भी ना होता अभी यहाँ। हैदर साहब ने उसकी बात सुनकर सामने सोफे बैठे हुए अपने होने वाले दामाद को देखा, जो नहायत ही हैंडसम नजर आ रहा था। चेहरे पर सजी हुई हल्की सी मुस्कुराहट, आंखों में इज्जत। हैदर साहब को बेहद खुशी हुई थी अपने इंतहा पर। हाँ बेटा, पुलिस की नौकरी कोई आसान थोड़ी बात है, अगर इंसान सच्ची लगन और मेहनत से अपना काम करे तो। आप बताओ और बेटा, आजकल तो वर्कलोड बहुत होगा ना शहर में, क्राइम्स काफी इजाफा हो रहा है इन दिनों। जी अंकल, बहुत ज्यादा लोड है, पर अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। हमारा सबसे पहला टारगेट मंशियात फरोश थे, आप तो उन पर हमने काबू पा लिया है। नेक्स्ट टारगेट शहर में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स है। दुआ कीजिए ये ऑपरेशन भी कामयाब रही। हमारा पूरा नेटवर्क ट्रैक कर लिया गया है, बस रेड करना बाकी है। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। हमने देखा था अभी जो अंडर कवर ऑपरेशन किया आपने, जिसमें ड्रग्स की स्मगलिंग को नाकाम बनाया गया था, आपको जख्मी किया गया था ना। अब ठीक है साहब? अंकल, बहुत ही मामूली सा जख्म था, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। वो हल्का सा मुस्कुराता हुआ उनको जवाब दे गया था। तमाम मर्द हजरात इन्हीं बातों में लग चुके थे। दूसरी साइड पर बैठी हुई खवातीन अपनी बातों में मशगूल थी, जबकि पलवशा अब जमीना के साथ पर खड़ी थी, जो उस सोच में थी कि गले में ओरहान का दिया हुआ नेकलेस पहने या नहीं। मीने, अरे मसला क्या है, अच्छे तो लग रहा है इतना ये। पलवशा ओरहान का दिया हुआ नेकलेस हाथ में लिए हुए देखती हुई बोली, और जमीना की बात सुनकर मुंह बनाया। जमीना, ये तो रियल डायमंड्स लग रहे हैं ना, कितना खूबसूरत है। चुप रहो, तुम यही पहनोगे। जमीना के नाना करने को नजरअंदाज करती हुई उसके गले में नेकलेस पहना के थी और उसका हाथ खींचते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ गया। मनहूस इंसान, सब्र कर लो, सैंडल तो पहने दो। जमीना ने मुड़कर अपनी खूबसूरत सिल्वर रंगों वाली सैंडल्स की तरफ इशारा किया और पलवश का हाथ छोड़कर हंस पड़ी। जमीना आगे बढ़कर पैरों में झुककर सैंडल्स पहनने लगी। उसके बाद वो सीधी खड़ी हुई और पलवशा उसका बाजू थाम कर आगे बढ़ी। सीढ़ी पर कदम रखते ही जमीना ने पलवशा के कान की तरफ मुंह किया। सुनो, अंदर डाइनिंग रूम में कौन से सोफे पर जगह खाली है जहां मैं जाकर बैठ जाऊं? पलवचन की बात सुनकर मुस्कुराहट जब्त की थी और संजीदगी एहतियार करके बोले, ओरहान भाई के बराबर में। उसकी बात सुनकर जमीना ने दांत पीसते हुए उसको बाजू पर चुटकी काटी। जालिम औरत, तुझे कोई शर्म क्यों नहीं आती? इतनी जोर से नोचती हो। उफ, वो अपना बाजू से हिलाने लगे। अपनी बकवास बंद रखो और मुझे देखकर बताओ, सही लग रही हो ना? जमीना ने अपना दुपट्टा ठीक करके तनकीदी नजर से अपने सरापे को देखा। हसीन तरीन लग रही हो। काम तमाम बे काम तमाम है अंदर बैठे लोगों का। उसकी बात सुनकर जमीना ने पलकें झुका दी थी। फिर फालतू बात तुमसे, तुम तो कुछ पूछना बेकार है। अब चलो। उसका हाथ थामते हुए अपनी तेज चलती हुई धड़कन को काबू करती हुई अंदर के जाना बढ़ गए। अस्सलाम वालेकुम। उसने सामने बैठी खवातीन को देते हुए आवाज बुलंद सलाम किया था। उसकी आवाज सुनकर सब खड़ी हो गई थी और रान के समात से जब उसकी आवाज टकराई तो अपनी आंखें इस हिम्मत मोड़ गया था जहां पर वो खड़ी थी। उसको देखता वो अपनी जगह से खड़ा हो गया था। नजरें उस पर टिका गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि सब उसी को देख रहे थे, इसलिए किसी ने भी सामने खड़े आंखें पूरी खोले उसको टिकटिकी बांधे हुए देखते हुआ ओरहान पर गौर ना किया। अलबत्ता उसके बराबर बैठे इब्तिसाम ने हंसी जब्त करते हुए सर उठाकर ओरहान की बेसब्री देखी थी और हाथ खींचकर उसको वापस सोफे पर बिठाया था। पागल हो गया है क्या? ये तो देख किधर खड़ा है, बैठा रहे। शुक्र कर मेरी नजर पड़ गई, वरना ये जो ससुर तुम्हारी अभी जमीन आसमान एक आए थे ना तरीफों में, यही घर से निकाल देते तुम्हें, वो भी दिक्कत देकर। और ने गुस्से से गुड़कर इब्तिसाम को देखा था। उसको बहुत ही ग्राम गुजरा था इब्तिसाम का यूं मदाहल करना। वो मुसलसल अभी उसी को देख रहा था। इब्तिसाम अपना सर पीट कर आ गया। हैदर और इजहार और कज़ई अपनी शहजादी को मोहब्बत से देखने लगे थे। आंखों में आंसू की चमक नुमाया थी। जिस बेटी को इतने प्यार मोहब्बत हलूस से पाला पोस कर बड़ा किया हो, जब वो बेटी अपने किसी गैर को सौंपने लगे तो हर बाप दादा की ऐसी कैफियत होती है। दोनों ने फौरन आंखों में आई नमी को साफ किया था और वापस मुस्कुराकर अब्बास अफरीदी से बातें करने लगे। बढ़ान ने भी बाप और दादा की कैफियत महसूस की। उसके अपने दिल में एक होश सी उठी थी। माशाल्लाह, ये पूरे का पूरा चांद है हमारे सामने। अल्लाह हर किस्म की नजर से महफूज रखे मेरी जान। मोरी ने आगे बढ़कर उसको खुद से लगाकर उसका माथा चूमा और जरमीना शिमली से मुस्कान के साथ ही अपने पलके झुका गए। मोरे ने उसका हाथ थाम कर अपने बराबर सोफे पर जगह बनाकर बिठाया। वो जरमीना का हाथ थामे उसे यूं ही इधर उधर की बातें करती और जरमीना मुस्कुरा कर उनकी बातों का जवाब देने लगे। उनसे बात करते हुए उसकी नजर थोड़े दूर इब्तिसाम और बुरहान के बीच बैठे हुए ओरहान पर पड़े, जो उन दोनों की किसी बाबा मुस्कुरा था और दाढ़ में झांकते हुए डिम्पल इस वक्त नमाया थे। जमीना उसी को देख रही थी। ओरहान, जिसकी नजर मुसलसल सैकड़ों के वक्फे पर उस पर होती, इस वक्त भी वो अपनी नजरों का रूह उसकी जानब कर गया था। दोनों की नजर टकराई थी। जरमीना ने हड़बड़ा कर वापस नजरें मोड़ दी। ओरहान उसको देखता हुआ मुस्कुरा दिया था। जरमीना और पलवशा बेटा, आप दोनों आशा को बाहर लॉन में लेकर जाएं, चहलकदमी कीजिए, कुछ देर बाद खाने की टेबल पर मिलते हैं। जुरा बेगम ने लड़कियों को बाहर जाने का कहा था। अच्छा, तो नहीं लगता ना बच्चों के सामने निकाह की डेट फिक्स हो? जमीना स्वाब में सर हिलाती मोड़ी के हाथ की पूछ पर चूम कर उठ खड़ी हुई थी और आयशा और पलवशा के साथ बाहर की जानब कदम बढ़ा गए। मोरे
उसकी इतनी इज्जत पर नहाल होकर आ गए थे, जबकि उसको देते हुए ऑरहान के वजूद में भी अंदर सरशारी दौड़ गई थी। वो अफसरदगी से मुस्कुराता, उसकी नजरों ने ज़मीना का ताक़ब उस लम्हे तक किया था जब तक वो नजरों से ओझल ना हुई। बच्चों, अब हम करेंगे निकाह की डेट फिक्स। ऑरहान, तुम्हें तो कोई महसूस तरी नहीं चाहिए? अब्बास अफरीदी ने बेटे को देखते हुए पूछा। नहीं आगा जान, जो आप कहेंगे वो मुझे मंजूर है, वह ताबादारी से बोला। ठीक बेटा, तो आप लोग भी बाहर जाओ, चहलकदमी करो, खाने के वक्त मिलेंगे। अब लड़कों का क्या है, वो तो यही सुनने को बेताब थे। तीनों खुश होते हुए खड़े हुए और एक बैग सर पर बनने में लान की जान कदम बढ़ा दिया। नहीं आगा जान, जो आप कहेंगे वो मुझे मंजूर है। इब्तिसाम ने मुंह बनाकर उसकी नकल उतारी और ऑरहान उसकी बात सुनकर आंखें चुरा गया था। हाँ, तो ये तुम्हारी तरह बेगैरत थोड़ी है जो बड़ों के सामने बेशर्मी से अपनी मर्जी रखेगा। पीछे से आते हुए बढ़ाने उसकी हमायत में कहा था और इब्तिसाम ने आंखें चढ़ाकर उसको घूरा। वाह भाई वाह, तू उसका साला बन रहा है ना, तो तू अब मुझे छोड़कर उसकी सड़क लेगा ना। ठीक है भाई, अपना तो कोई है ही नहीं यहाँ। इब्तिसाम ने फुल औरतों वाली एक्टिंग की जिस पर वो दोनों ही हंसने लगे थे। तू से तो भी बहुत गहरा रिश्ता निकलेगा मेरी जान, लेकिन जो सच है वो सच है। ब्रांड जबान की रवानगी में कुछ ज्यादा ही बोल गया था, जो कि इब्तिसाम ने अपनी हाय हाय की अदाकारी में ना सुना, पर ओरहान सुन चुका था और कुछ कुछ समझ भी रहा था। बस बस रहने दो, चल दिल, चल दिल मेरे, छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी, लोग लटेरे। वो आंखों से फर्जी आंसू जोड़ता हुआ, पूछता हुआ, झूमता हुआ आगे जाने लगा था। और ने गुस्से से सर हिलाकर वापस उसको खींचा। सुनो, तुम दोनों मेरी बात, अपने ये ड्रामे बाद में खा लेना। और ने संजीदगी से कहा। वो दोनों भी उसके तासा देखते हुए सीधे खड़े हो गए थे। मुझे जर को फ्लावर्स देने हैं, तो क्या सिर्फ 10 मिनट की मुलाकात अरेंज कर सकते हो यहाँ पर? ब्रांड प्लीज यार, बुरा ना मानना, पाई समझकर तुमसे ये बोल गया हूँ। और ने उसकी हल्की आवाज में उसको कहा और वो जवाब ने मुस्कुरा दिया। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम दे दो फूल, अब मैं इतना भी कंजर्वेटिव नहीं हूँ। उसका कांधा थपथपाता हुआ बोला। और उसकी बात सुनकर अफसरदगी से मुस्कुरा दिया। ठीक है, तो करो परवशा का मैसेज, वो यहाँ लेकर आई उसको। और इब्तिसाम मेरी कार में से बुक्के निकाल कर ला। वो दोनों साथ कार असबाब में हिलाते वहां से निकल गया था, जबकि ओरहान अब खड़ा दोनों का इंतजार करने लगा था। कोट की अंदरूनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगाता हुआ लब्बू से लगा इस दुश्मन जान का इंतजार कर रहा था, जो आज पूरे हथियारों से लेस उसका दिल फतह करने की तरफ पर थी। किस तरह से इन दोनों लड़कियों को हटाए मीने के पास से? बढ़ान ने पुरसोच नजर से लान के आहारी से पर रखी हुई बेंच पर बैठी तीनों लड़कियों को देते हुए कहा था, जो एक दूसरे से बातें करने में लगी हुई थी। मेरे पास एक प्लान है, तुम उनके दोस्त को मैसेज करो, मैं आशा को मैसेज करता हूँ कि कुछ भी करे भाई। नहीं, इनको लेकर पीछे लान में पहुंचे। इब्तिसाम ने मुनासिब अल्फाज सोचते हुए उसको अपना प्लान बताया था। और हान की कार से खूबसूरत गुलाबों का बड़ा सा बुके निकाला। उसके बराबर में एक हार की लिफाफा भी था। इब्तिसाम ने कार के अंदर ही घुसे घुसे उसमें झांका। लिफाफे में 2 सुर्ख गुलाबों से बने हुए गजरे थे। वो मुस्कुराता हुआ कार से बाहर निकला और रोशनी में दोनों ने सताइशी नजर से बुके को देखा था। परफेक्ट प्लान है, ये तुम पहुंचाओ, मैं करता हूँ पलवशा का मैसेज। वो हाथ में पकड़े मोबाइल पर नजरों के सामने करता हुआ बोला था। और इब्तिसाम उसकी बात सुनकर पीछे की राहदारी से बुक बैक साइड लॉन की तरफ बढ़ गया। आयशा और पलवशा दोनों के मोबाइल एक साथ बजे थे। मैसेज खोलकर पढ़ने बाद दोनों ने एक दूसरे से मुस्कुराती हुई नजरों का तबादला किया और फिर आयशा ने उसको खामोश रहने का इशारा किया था। जरमीना, तुम घर में बैक साइड पर भी लान बना है ना? जरमीना ने उसकी बात सुनकर अपने पैड पर से नजरें हटाकर उसको देखा। जी, और पीछे का लान ज्यादा खूबसूरत है, आई मैं आपको दिखाती हूँ। जमीना खड़ी होती उसकी तरफ हाथ बढ़ा गई, जो कि आयशा थाम कर खड़ी हो गई थी। हाँ चलो जरूर, लेकिन मुझे वॉशरूम जाना है फ्रेश होने। पलवशा, तुम मुझे वॉशरूम का रास्ता बता सकती हो? जब तक जरमीना तुम लान में जाओ, हम आते हैं। आयशा ने उससे कहा और मुस्कुराती हुई सासबा में हिलाकर पीछे की राहदारी के जानब कदम बढ़ा गए। वाह आयशा, आपका दामाद तो बहुत ही तेज चलता है। पलवशा ने उसको सराहा, जिस पर आयशा मुस्कुराती हुई आंख मार गई थी। पीछे से बढ़ान और इब्तिसाम भी आ गए थे। दोनों लड़कियां उनको देती हुई अपनी अपनी जगह पर कुछ कंफ्यूज हुई थी। हेलो गर्ल्स, इब्तिसाम ने दोनों को कहा था, पर नजरें उसकी पलवशा पर टिकी हुई थी, जबकि आयशा बढ़ान की खुद पर मरकूज नजर से मुसलसल परेशान हो रही थी। ऊपर से सामने बाय भी खड़ा था। आए, हम सब पोल साहब पर चलते हैं, यहाँ तो काफी देर से बैठे हैं आप लोग। बरहान मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और आयशा भी उसके पीछे पीछे कदम बढ़ा गए थे, जबकि इब्तिसाम ने अपने कमर के पीछे हुआ हाथ आगे किया था और जल्दी से आगे जाती पलवशा को रोका। ये लो तुम्हारे हुस्न के नाम। वो लाल गुलाब मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ बढ़ा गया था और पलवशा ने हैरत से उसको और फिर उसके हाथ में पकड़े हुए गुलाब को देखा। होश में हो? कहाँ रोकूंगी मैं उसको, किसने देख लिया तो? बरहान भाई भी यहाँ ही है, हटो मेरे सामने से। पलवशा बदलियासी से कहती उसके बराबर से निकलना चाहता, पर इब्तिसाम उसकी राह में फिर हायल हुआ था। रूम में रखा हो, पर कबूल तो कर लो, पहली दफा कुछ दे रहा हूँ मैं तुम्हें। वो उसको देता हुआ बोला। तो इब्तिसाम, मलक साहब मौका महल देकर देना था ना, अभी कहाँ रखती फिरूं मैं उसको? वो गुस्से से उसको घूरने लगी थी और इब्तिसाम पर पुरशौक नजर से उसको देखता हुआ मुस्कुराया। कोई बैग तो लाई होगी ना, उसमें डाले ना,
पकड़ो और जाओ, वरना तुम्हारा वो बढ़ान भाई आ जाएगा। बिलबशा मुंह से होकर गुलाब का फूल थामते हुए अंदर की जानिब भागी, जबकि इब्तिसाम मुस्कुराता हुआ बढ़ान और आशा की तरफ कदम बढ़ा गया था, जो खामोशी से खड़े हुए पोल में एक दूसरे का अक्स देख रहे थे। वो अपना ड्रेस संभालते हुए बैक साइड लॉन में पहुंची तो देखा ओरहान वहीं खड़ा है। उसकी पूछ जरमीना के सामने थी। जरमीना उसको देखते ही कदम पीछे की जानिब बढ़ाने लगी, पर शायद वो कदमों की चाप सुन चुका था। फौरन उसकी सिमत मुड़ा। जरमीना उसको खुद को तकता हुआ देखकर जोरों शोर से धड़कते हुए दिल के साथ वापस मुड़ी और तेज कदम उठाती हुई वहां से निकल जाना चाहती थी, पर ओरहान उससे ज्यादा तेजी से लंबे डग पड़ता हुआ उस तक पहुंचा और उसका रास्ता रोक गया। अलबत्ता इस बार ओरहान ने उसको छुआ ना था। वह बुत बना खड़ा बिना पलके झुकाए उसी को देखे जा रहा था। दोनों के बीच मुकम्मल सुकून था। जरमीना ने भी नजर उठाकर उसको देखा था, जो पहले ही अपने तृष्णा दीद की प्यास बुझा रहा था। दोनों की नजरें टकराए तो कुछ लम्हों में जरमीना भी उसकी आंखों में मोहब्बत का समंदर देखकर मोह हो गए थे। दोनों के दरमियान खामोशी गुफ्तगू करने लगी थी। लफ्जों की जरूरत ही ना पड़ी किसी भी बात का इजहार करने के लिए, जब आंखें ही बोल गई रही थी। जरमीना ने उसकी लो देती हुई आंखों में देखना नामुमकिन था। वो वापस पलके झुका गई और रहा का दिल चाह के आगे बढ़कर उसकी पलकों की बाढ़ चूम ले, उसके नरम मुलायम बालों को उसके नरम व मुलायम गालों को छूकर अपनी उंगलियों से महसूस करे, पर अभी ये सब मुमकिन ना था। वो खुद पर जब्त करता हुआ बुक के उसकी तरफ कर गया। दिस इज फॉर यू। और रान की बाड़ी पुरकशिश आवाज मीना के कानों से टकराई। उसे नजर उठाकर उसके हाथ में मौजूद रेड रोज के खूबसूरत बुके को देखा। सुरख गुलाब हमेशा से उसकी कमजोरी रहते और ये ओरहान को अच्छे से मालूम था। उसको देखकर जमीना के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी, जिसको देते हुए ओरहान सर शार हो गया था। जमीना ने हाथ बढ़ाकर उसे बुके लिया था। अपने हाथों में पकड़कर वो अपनी नाक के नजदीक लेकर जाकर उनकी खुशबू आंखें बंद किए हुए अपने अंदर उतारने लगी। ओरहान ये मर्दन सांस से रोके हुए देखने लगा था। उसको ये लग रहा था कि अगर वो सांस ले गया था कहीं आंख ना खुल जाए, और वो इस हसीन हवाब से इस लम्हे हरगिज जागना ना चाहता था। जरमीना फूलों को हाथ में थामे खुद से लगाए हुए उसके बराबर से निकल नहीं लगी थी कि ओरहान फौरन उसको फिर से रोक गया था। ये भी है, उसने अब एक खाकी लिफाफा जरमीना के सामने किया था और जरमीना ने हैरत से पहले लिफाफे को और फिर उसको देखा था। ओरहान उसकी हैरत से बापता हुआ मुस्कुराता हुआ खाकी लिफाफे से सुरख गुलाबों के गजर निकालता उसके सामने काट गया। जरमीना की आंखों में पसंदगी वाजिया नजर आई थी। माशाल्लाह, दे आर सो प्रीटी। वो हल्की आवाज में अपनी दुर में क्या गई थी, बगैर ये अंदाजा किए कि देने वाला कौन है। जरमीना ने हाथ बढ़ाकर गजरे और हान के हाथों से लिए और बच्चों की तरह बुके खुद से लगाती दोनों हाथों में एक एक गजरा पहन गई थी। और हान करीब से ये अफसुदगी भरा हुआ मंजर देख रहा था, अपने आप को आज मुकम्मल महसूस कर रहा था। सुने, आप मेरे हाथों की पिक्चर्स लेंगे, मैं बुक भी पकड़ूंगी, ओके। वह बच्चों की तरह उसको मोबाइल थमाती हुई बोली। उसको अपनी खुशी में अंदाजा ही न हुआ कि वो किससे बात कर रही है। ओरहान को तो उसकी बात सुनकर हैरत का झटका लगा था। मैं? वो अपने सीने पर उंगली रता बेचकीनी की कैफियत में बोला और जरमीना ने झंझला कर उसको देखा। हाँ, जाहिर सी बात है, आप सामने खड़े हैं तो आप ही को बोलेंगे ना। बल्कि छोड़े, आप रहने दे। पता नहीं पिक्स लेना आती भी होगी क्या नहीं। मैं पलवशा से बोलती हूँ। वह फौरन हटी जाने लगी थी कि ओरहान उसके सामने आता हुआ बोला, अरे नहीं नहीं, आओ मैं लेता हूँ पिक्चर्स, बहुत अच्छी फोटोग्राफी करता हूँ मैं। ओरहान उसको देता हुआ लाजवाब बोला और बच्चों की तरह एक्साइटेड होते हुए अपने हाथों में पहने हुए गजरों को देख रही थी। उसके बाद सुनकर उसने अपना फोन ओरहान को दिया। ये लें, इससे अच्छी पिक्चर्स लें। पहले सिंपल कैमरे से लीजिएगा, उसके बाद खुद फिल्टर्स ट्राई कर लीजिएगा, ओके। उसकी सारी बात गौर से समझा रही थी, जबकि ओरहान सर झुकाए हुए उसकी इंस्ट्रक्शन सुनता रहा था कि अगर आंखें उठाकर मुकाबले को देख लिया तो कहीं वो सामने खड़े ओरहान को बाप का मुंह बनाकर चली ना जाए वहां से। ओरहान उसका मोबाइल थाम कर उसके हाथों की पिक्चर्स खींची और जल्दी से अपना मोबाइल कोट की जेब से निकालता हुआ उसकी पूरी तस्वीर भी ले गया था, जो कि बुके आंखें बंद किए हुए सूंघते हुए मशगूल नजर आए थे। देखिए, दिखाएं कैसी पिक्चर्स ली हैं आपने। उसकी आवाज सुनकर ओरहान फोन अपना मोबाइल जेब में डालकर उसका फोन हाथ में पकड़े हुए पिक्चर्स स्क्रॉल करने लगा था। और जरमीना उसके साथ खड़ी हुई पिक्चर्स देख रही थी और साथ साथ तनकीद भी करती, ये अच्छी है, ये हिल गई है। ओरहान मुंह बंद किए हुए उसको करीब देखता हुआ उसकी खुशबू महसूस करता। अचानक ना जाने क्या हुआ, ओरहान के वजूद से उठते हुए उसकी महसूस परफ्यूम की खुशबू जरमीना के नथनुस में घुसी और उसने बेशकीनी से खूबसूरत मर्दाना हाथों में अपना फोन देखा, फिर खुद को देखा जो उसके इतने करीब खड़ी थी कि दोनों के वजूद बाजू से टकरा रहे थे। और आहर में सर उठाकर बिल्कुल बराबर खड़े ओरहान को देखा, जिसके करीब इस दफा वो खुद आई थी। और दोनों की नजरें मिली तो जरमीना अपनी हरकत पर सुरख हो गए। वो इस कदर लापरवाही का मुजाहरा कैसे कर गई थी, उसने दिल ही दिल में खुद को खूब गालियों से नवाजा। ओरहान के हाथ से तकरीबन फोन चिमटते हुए भागती हुई लान अबूर कर गए थे। वो बुक शीशे के दरवाजे को देख लेती हुई और बैग शीशे के दरवाजे को देख लेती हुई अंदर बढ़ी और भागती हुई सीढ़ियां चढ़ कर अपने कमरे में जाकर उसने दरवाजा बंद किया था और दरवाजे से टेक लगाए वहां ही बैठती चली गई थी। उसने अपने हाथों में पहने हुए गजरे जंजीरों की मानत लगे थे। इस वक्त फौरन हाथों से गजरे उतारकर उसने बेड पर रख दिए थे। उनके साथ बुरा सलूक ना किया था, क्योंकि
फूलों से इश्क था उसे, देने वाले से भले नफरत हो गई, किसी का बदला किसे क्यों निकाला जाए। वो बुके भी अभी उठते हुए बेड पर रखने लगे थे जब उसकी नजर उस पर लगे हुए छोटे व्हाइट कार्ड पर पड़े जिसके ऊपर गोल्डन कलर से OAA लिखा हुआ था। जर्मीना कार्ड बुके से अलग करते हुए खोलकर उसको पढ़ने लगी। पढ़ने में ज्यादा वक्त ना लगा था। ये काफी नहीं कि तुम खूबसूरत पैदा हुई हो, तुम्हें मजीद हसीन नजर आने के लिए मेरी बाहों में रहना होगा। खूबसूरत सी लिखाई में सुर्ख कलम से लिखा गया शेर उसके कान की लो तक सुर्ख काट गया था। वो गुस्सा जब्त करते हुए टेरेस पर निकली और नीचे देखा जहाँ वही खड़ा लबूबा मसरूर मुस्कुराहट रखसा थी। दरवाजे की आवाज सुनकर उसने ऊपर देखा और सिगरेट का कश लेकर धुआं फिजा में हारिश किया। जर्मीना ने उसको देखते हुए दांत पीसे और उस कार्ड के हजारों टुकड़े करके हवा में उछाल दिए। और हाँ समझ सकता था वो शेर पढ़कर क्या हाल हुआ होगा जमीना का। वो दिल जाने वाली मुस्कुराहट उसकी सीमत तो उछाल गया था और जमीना गुस्से से उसको देखते हुए पैर पटाती हुई वापस कमरे में चली आई थी। मगर उड़ान के जानदार कहके ने उसका पीछे तक ताकब किया। चल लाले हो गए तेरे 10 मिनट, आजा खाना खाए, आंटी बुला रही हैं। एहतसाम की आवाज सुनकर वह सिगरेट पैर के नीचे मसलता हुआ मुड़ा और उसके साथ अंदर की जाना बढ़ गया जहाँ पर सब डाइनिंग टेबल पर पहले ही मौजूद है उसका ही इंतजार करते। और हाने किनकी से मोड़े के बराबर कुर्सी पर बैठी हुई जमीना को देखा जिसका चेहरा अभी सुरही माल था। वो अपनी मुस्कुराहट सब करते हुआ कुर्सी खींच कर बैठ गया। हमारी बेटी ने इन सब में से आज क्या बनाया है? मोड़े ने लाजमा से सजी हुई टेबल्स को देखते हुए कहा। मोड़े, मैंने ये पिज्जा बनाया है और लग्जानिया भी, और मीठे में मैंने केक बेक किया है। आप ये सब ट्राई करके बताएं कैसा है। जमीना खुशी से उनको बताने लगी थी। पिज्जा और लग्जानिया उनकी तरफ बढ़ाया था। मोड़े डिशेस की सैर अंगेज खुशबू सूंघते हुए उसको एडवांस में सराहने लगी थी जबकि ओरहान का उसकी बात सुनकर गैर इरादी तौर पर हाथ लग्जानिया प्लेटर की जाना बढ़ा था। उसने वो सबसे पहले अपनी प्लेट में निकाला था। आज पहली दफा उस जमीने के हाथ की बनी हुई कोई डिश ट्राई कर था। लग्जानिया बेशक बहुत ही लजीज था। सबने खूबी शौक से डिनर किया था। उसके बाद मीठे और चाय का दौर चला। सबको जमीने के हाथ का बना चॉकलेट केक भी बहुत ही पसंद आया था। वो सबकी तारीफें वसूल करती हुई बच्चों की तरह खुश थी। अब्बास अफरीदी ने अपनी बहू को मजेदार डिनर कराने पर 8 लाख नोट दिए थे जिसको जमीना लेने से बहुत ही इनकार करती। अंकल आप मुझे कोई गिफ्ट दे दीजिएगा, उन्होंने कायल करने के लिए बेबसी से बोली। और अब्बास साहब ने नाराज नजर से उसको देखा था। बेटे ये तो ना इंसाफी है मेरे साथ। हमारी बेगम को मोड़े बोल रही हो और हमें अंकल गलत बैठता है ये तो, वो शिकवा कुल लहजे में बोले। और जमीना हड़बड़ा गई और हान महसूस होता हुआ हिमंतर देखने लगा। अच्छा आगा जान रख लीजिए ना, ये आप गिफ्ट दे दीजिएगा मुझे। अब आगा जान बोल दिया है तो बेटी रखकर ये रखो, हम अपनी बेटी को गिफ्ट भी जरूर देंगे, वो मुस्कुराते हुए बोले और साथ उसके सर पर हाथ भी रखा था। चले हैदर अब हमें इजाजत दीजिए, बहुत रात हो गई है। लेकिन यकीन कीजिए मैं जब से सुना है आप दोनों बाप बेटे शतरंज खेलते हैं मेरा इतना दिल चाह रहा है बसात बिछाने का, वरना ये मेरा नालायक बेटा हमेशा जानबूझकर मुझसे हारता है। अब जब खेल शुरू होने से पहले पता हो कि कौन जीतेगा तो क्या मजा। वो खड़े होते हुए बोले और हैदर साहब उनकी बात सुनकर कहका लगा के ये जो हमारी बेटी साहिबा है ना, ये हमें चिप्स खेलने नहीं देती, जबकि जब भी बसात बचाओ टेंस रैकेट लेकर आ जाती है कि चलें फिजिकल गेम खेलें। हमें उनसे छुप कर खेलना पड़ता है। वो अपने बाबा की बातें सुनकर इस सबसे लगी अपने बाबा की शिकायतें नजर से देखने लगे। हाँ हाँ, लेकिन बात हमारी बेटी की भी ठीक है। फिजिकल एक्टिविटीज आर मस्ट। वो लोग अब कार पोश में आ गए थे। अब सब एक दूसरे को अलविदा कहने लगे और रहान गर्मजोशी से हैदर साहब और जहाज साहब के गले लगा। हता बेगम से माथे पर प्यार लिया और जोरा बेगम से सर पर हाथ फिरवा कर वो जमीने पर एक आखिरी भरपूर नजर डालकर अपने घर में बैठ गया था। थोड़ी देर में अब्बास साहब और मोड़े अपने घर में बैठे और फिर आहर में आयशा और इब्तिसाम भी घर में बैठे और पोर्श का दरवाजा खुला और तीनों गाड़ियां आगे पीछे सड़क पर चल पड़ी थी। पलवशा तुम घर ना जाओ, आज यहीं पर रुक जाना, सुबह चले जाना, जमीना ने पलवशा को देते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैं भी थक गई हूँ, चलकर सोते हैं, सुबह ड्राइवर को बुला लूंगी। वो दोनों सबको अल्लाह हाफिज कहते हुए ऊपर अपने कमरे में आ गई और थकान इतनी ज्यादा थी कि दोनों कपड़े चेंज करते हुए बेड पर लेटी और फौरन ही सो गए। अगली रोज सुबह का नाश्ता करके पलवशा अपने घर को चली गई थी जबकि वो सब ड्राइनिंग रूम में बैठे हुए थे। आज शाम में जाना है ना अब्बास साहब के घर आयशा का रिश्ता लेने, हैदर ने बीवी से पूछा जिसके जवाब में वो इस बात में सड़ ला गई थी। क्या वाकई मैं भी चलूंगी? जमीना खुशी से बोली थी और बढ़ा ने मोहब्बत से अपनी बहन को देखा था। नहीं बेटा, अभी सिर्फ रिश्ता लेकर जा रहे हैं, जो इस तरह सबका चले जाना मायूस समझा जाता है, अच्छी बात नहीं है। आप बढ़ान और दादी के साथ घर पर रुकना, जुरा ने बेटी को समझाया जो उनकी बात सुनकर सर असबाब में हिला गए थे। वैसे असफ बेटे को पता तो चल गया होगा ना, हमने काली जो बात काली थी इस बाबत। इजहार और कुजैन ने कहा। जी बाबा जान, अब्बास भाई ने बोला था कि मैं रात ही बात कर लूंगा आसफ भाई से। हैदर और कुजैन ने जवाब दिया। चलो अच्छा है ना, हम अपने दोनों बच्चों के फर्ज से सबदोश हो जाएंगे। अल्लाह मेरा पोता पोती को हमेशा खुश हरम रखे, आमीन। एजाज साहब की दुआ सुनकर सबने आमीन कहा और दोनों बच्चों की दायमी खुशी के लिए दुआ की थी।
बढ़ान का रिश्ता भी पक्का काट दिया था और फरवरी की पहली तारीख को दोनों बहन भाई का निकाह फिक्स किया गया था, यानी कि 2 हफ्तों बाद। जब इब्तिसाम को बहन के लिए आई बढ़ान के रिश्ते का मालूम हुआ तो उसने बाप को फौरन कह दिया था कि वो आशा के लिए बेहतरीन इंतखाब साबित होगा। बढ़ान और उसकी फैमिली देखी बड़ी थी, इसलिए उन्होंने भी मामले को बगैर लटकाए हाँ कर दी और कजई विला, मलक मैंशन और ए पैलेस में फंक्शन की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। सब बेइंतहा खुश थे और आने वाली मसरतों के इंतजार में भी थे। ऐसे में सिर्फ एक वजूद ऐसा था जिसको इस सब से कोई सरोकार ना था, और वो थी जरमीना, हैदर और कजई। जिस वक्त घर के तमाम अफराद निकाह के फंक्शन के मतलब कोई बात करते, चीजें फाइनलाइज करने रहे थे, वो कमरे में किताबें समा कर बैठ जाती। घर वालों को ये महसूस हुआ कि फितरी शर्म हया के तहत ज्यादा इन मामला में हिस्सा नहीं ले रही, क्योंकि भाई के निकाह की जब जब बात होती वो सबसे पेश पेश होती। वो बेजार थी जो घर में चल रहा था इस सबसे, मगर बेजारी और कोफत के अलावा कुछ और ना था जिसे खौफ या वसवसे, या उसकी सबसे बड़ी वजह ओरहान अब्बास अफरीदी का उससे कोई रब्ता ना करना था। उस दिन मुलाकात के बाद से ओरहान ने उससे किसी किस्म का कोई भी रब्ता रखने की कोशिश ना की, जिसके सबब वो काफी हद तक मुतमिन रही थी। एक दफा को तो भूल भी गई थी कि उसका निकाह ओरहान से होने जा रहा है। अभी भी वो कमरे में बैठी किताबें अपने आगे फैलाए हुए उन पर झुकी हुई थी कि कमरे का दरवाजा धड़ से खोलती हुई पलवशा अंदर आई थी। उसके पीछे मुस्कुराती हुई अरीशा भी आई थी। अल्लाह की बंदी, कुछ तो खुदा का हुक्म करो, 10 दिन बाद निकाह है तुम्हारा, उठो तैयारी करो कुछ। पलवशन ने उसके आगे पढ़ी किताबें उठाकर जल्दी जल्दी बंद की थी और साइड टेबल पर रख दी थी। विशा, बस एक टॉपिक रह गया, वो फिनिश करके नीचे चलेंगे। घर सजाने वाले इवेंट प्लानर आने वाले हैं ना, उसके साथ टाइम वैसे भी जाया होगा। जरमीना ने किताबों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा और पलवशन ने उसको गोरा और बेड पर उसके मुकाबले बैठ गए। देखो मीना, हमें पता है कि तुम इस वक्त क्या फील कर रहे हो, यकीनन तुम उदास होगी, हर लड़की होती है, ये एक फितरी अमल है, मगर ये बात भी याद रखो कि तुम इस घर की इकलौती बेटी हो। इस वक्त तुम्हारी मामा और तुम्हारे भाई को तुम्हारी जरूरत है। बरहान भाई का भी निकाह है ना यार, तुम उनके मतलब तो सोचो। अलबशा धीमी आवाज में उसको समझाया और जमीना ने सर नीचे की उसकी बात सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू तैर गए। हाँ मीने, बात विशा की भी ठीक है, चलो शाबाश, उठो फ्रेश हो जाओ, मिलकर इवेंट प्लानर से काम करवाएंगे। अरीशा ने उसके आगे बैठकर हाथों से उसकी आंखों में आए हुए आंसू को साफ किया था। उसका चेहरा थपकाया और जमीना दोनों को देते हुए दिल से मुस्कुरा देते। इतनी अच्छी दोस्तों को भी नसीब वालों को मिलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसका नसीब बहुत अच्छा है। उन दोनों की बात समझकर बेड से उठी और ड्रेसिंग रूम में घुस गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो प्लेन ब्लैक शॉर्ट शर्ट और गिरेदार शलवार में मलबूस थी। साथ उसने सूरज सितारा दुपट्टा ले लिया। मीने, ब्लैक कलर नहीं पहनो, अच्छा नहीं लगता, रीचा ने उसको देते हुए सोचते हुए कहा और जमीना ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हुई और आईने में उसको देते हुए मुस्कुरा दी। साथ साथ फ्रेंच चोटी भी बनाने लगे थे। घर में हूं ना मेरी जान, और वैसे भी रेड दुपट्टा तो पहना है ना, वो भी इतने काम वाला। अच्छा चलो आ जाओ, चलते हैं नीचे। वो दोनों की तरफ देखते हुए दीवार की जानब पड़ी और नीचे चली आई थी, जहाँ पर इवेंट प्लानर मौजूद थे। उनसे मुलाकात करने के बाद फ्लावर्स और लाइटिंग के थीम्स के बारे में डिस्कशन कर थी, जबकि जोहरा बेगम उसको ढूंढती हुई वहां पर आई। मीने बेटा, अच्छा हुआ तुम यहाँ ही मिल गई हो, ये सब छोड़ो। मिस रूमी अपना काम बेहतरीन करना जानती है और तुमने अपनी पसंद के मुताबिक तो वैसे भी आगाह कर दिया ना इनको, ये सब देख लेंगे। तुम अभी बाजार जाने की तैयारी करो कि तुम्हारी सास की कॉल आई है, उनको पिक करके तुम्हें जाना है उन्हीं के साथ शॉपिंग पर। तुम्हारे बाबा और दादा के साथ गए हैं ऑफिस, तुम उनकी कार निकालो शाबाश और चलने की तैयारी करो। बढ़ान भी जाएगा अपनी कार में। लड़कियों को भी आज ही शॉपिंग मुकम्मल करनी है, चलो मेरी बेटी, देर नहीं करना। वो उनकी बात पूरी सुनकर सर अस्पताल में हिलाती हुई सुनी के जानब बढ़ती हुई बोली थी, ओके मामा, बैग और मोबाइल लेकर आती हूँ। और फिर तेज कदम बढ़ाते हुए उसने सीढ़ियां पोड़ के कमरे में आकर अपना हैंडबैग कंधे पर लटकाया। ड्रेसिंग रूम में आकर उसने स्याह मोती वाले खुसे पैड में पहने थे और होंठों पर लाइट रेड लिपस्टिक लगाकर वो अपने सीधे ब्राउन बाल खोलते हुए बीच की मांग निकाल कर उसने बाकी बाल पुष्प पर बिखेर छोड़े थे और आंखों पर ब्लैक गोल सनग्लासेस लगाकर जरमीना रूम से बाहर निकली। नीचे आकर वह पलवशी और ईशा के पास आकर रुकी थी, जो कि जोना के साथ बैठे हुए नकाह के मेन्यू का इंतखाब कर रही थी। चलो तुम दोनों भी शॉपिंग मार चलो मेरे साथ। नहीं यार तुम जाओ, हम यहाँ पर आंटी की हेल्प करवाएंगे, पलवशा ने मसरूफ से अंदाज में कहा। क्या हो गया है पलवशा, मैं अकेले कैसे वहां पर ड्रेस सिलेक्ट करूंगी अपने नकाह का भी। वो गुस्से से उसको घूरती हुई बोली और पलवशा ने सर उठाकर उसको झंझलाए हुए देखा था। वहां पर आयशा भी होगी, तुम्हारी सास और नंद भी। ओवर रिएक्ट मत करो। मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, पर तुम अपनी हरकतें देख लो। ऐसे बेकार बातें का मशवरा देते वक्त कुछ तो सोच लिया होता तुमने। वे एक सख्त निगाह पर डालते बाहर की तरफ निकल गए थे, जबकि पलवशा ने ठंडी सांस खींची थी। जोहरा बेगम दोनों दोस्तों की नोकझोंक देखकर हंसी थी। विशा, तुम ऐसा करो, जाओ, मैं आंटी के साथ रुकती हूँ, और वैसे भी मीनू ने अफनान को भी कहा था कि वो एक बार इवेंट प्लानर से मिल ले, तो वो भी आता ही होगा। मीनू को नाराज मत करो, प्लीज जाओ।
अलीशा ने उसका हाथ थामकर उसको समझाया था। वो साह हिलाती हुई उठी और बाहर कार पोर्च में आके, जहाँ पर जमीना कार में बैठी हुई उसको रिवर्स कार थी, जैसी उसकी नजर सामने आंखें सुखरे खड़ी हुई पलवशा में पड़ी, उसके लबों का मुस्कुराहट ने छू लिया था। वो फौरन ब्रेक लगाती हुई उसको हॉर्न देने लगे। अलबशा मुंह बनाती हुई कार में आ बैठी। उसका पूरा इरादा था जमीना के साथ जाने का, मगर जब उसको पता चला कि लड़कों ने भी शॉपिंग करनी है तो उसने फौरन अपना इरादा मुलतवी करना चाहा। वह इब्तिसाम का सामना नहीं करना चाहती थी, खसूसी तौर पर जमीना के सामने, क्योंकि इब्तिसाम की बोलती हुई नजरों को पढ़ना कोई मुश्किल ना था। वो खुद भी कंफ्यूज हो जाती उसकी लो देती हुई नजरों से, मगर अब जमीना की नाराजगी का सोचते हुए उसको आना पड़ा। बस तुम्हें ना मौका चाहिए होता है मुझे गुस्सा दिलाने का, जमीना उसको बोली और कारपोर्ट से कार बाहर निकाल कर सड़क पर डाल दी थी। वो समझी थी कि पलवशा उसको चाह रही है, असल बात से वो अनजान थी। तुम्हें रास्ता पता है और हाँ बाई के घर का? पलवशा ने उसकी बात नजरअंदाज करते हुए टॉपिक बदला। हाँ बाई ने भेजी है गूगल लोकेशन, वो मेरा मोबाइल जरा स्टैंड से लगा दो और उसकी वॉइस कमांड ऑन कर दो। जमीना ने एक सड़क पर नजरें मरकूज रखे हुए उसको जवाब दिया था। अपने गोद में पड़ा हुआ मोबाइल पलवशा की जाना बढ़ा था, जिसको थाम कर उसने स्टैंड पर लगा दिया था और अब गूगल असिस्टेंट उसको रास्ता बताने लगे। अच्छा मीने कौन से मॉल जाएंगे यार? मेरे ख्याल से तो लकी वन परफेक्ट रहेगा, क्योंकि वहां पर आउटलेट्स ज्यादा हैं, तो एक ही मॉल में सब मिल जाएगा। वैरायटी भी ज्यादा होगी तो पसंद करने में आसानी होगी। क्या कहती हो? हाँ यार भाई ने भी कहा है और मुझे ये लोग निकल भी रहे हैं वहां से लकी वन। अच्छा है हम पहले से वहां से फारिग हो जाएंगे। पिलवाशन उसकी बात सुनते हुए उनका सांस लिया था कि अब उसको इब्तिसाम से सामना ना होगा। उसकी हल्की फुल्की होकर मजे से बैठ गए थे। गढ़ क्या था? कोई महल था। वो तो बाहर से मानो शीशे का महल, और जो बाहर से ऐसा हो वो अंदर से कैसा होगा? शर्मीना पलवश ने सताइश नजर से उसके ग्रे ब्लैक और वाइन इम्तराज से खड़े किए गए महल को देखा था और ब्लैक लोहे का आवर मेन गेट के आगे कार रोककर हारन दिया। मीने ये सल्तनत तुम्हारी होगी, यहाँ की मलका जमीना और हान अफरीदी, पलवश ने मजे से कहा और जमीना ने गर्दन मोड़कर बेतादत नजर से उसको देखा था। अलबत्ता लबों मुस्कान थी ताकि पलवश को भनक भी ना पा सके उसकी जहनी कैफियत की। चौकीदार ने बाहर आकर गाड़ी को देखा, मुस्कुराता हुआ गेट खोल दिया। बगैर किसी तस्दीक के दोनों ने हैरान नजर से एक दूसरे को देखा था और गाड़ी बाहरी पार करके दरवाजा खोलते हुए उतरी और गाड़ी की जानब कदम बढ़ा दिए। सलाम दुल्हन बेगम। दुल्हन बेगम गाड़ी अंदर ही लेकर आता ना, आप बाहर क्यों खड़ा कर दिया? हमने तुम के लिए दरवाजा भी खोल दिया था पूरा, वर्दी चौकीदार ने जमीना को देते हुए कहा था, जिस पर वो पहले ही उसे जानता हो। उसके पश्तों से मिलती जुलती उर्दू को सुनते दोनों के लबों का मुस्कुराहट ने छू लिया था। वालेकुम सलाम। नहीं अंकल, अभी बस वापस जाना है, तो फिर से कारपोर्ट से बाहर निकालनी पड़ती, टाइम जाया होता, इसलिए यहाँ ही पार कर दिया। चलो चलो ठीक है दुल्हन बेगम। वैसे एक बात कहूँ, माशाल्लाह तुम साहब जैसा ही खूबसूरत हो, चांद सूरज की जोड़ी लगेगा तुम दोनों का। उसके बाद सुनकर जमीना के गाल शुरू हो गया था, जबकि पलवशा का क्या का बुलंद हुआ था। घर के मकीनों को शायद दुल्हन के आने की खबर दे दी गई थी। अरे हान, अपनी दुल्हन बेगम को अंदर आने दो, यहाँ पे बाहर बाहर से ही रुखसत करना है। बोरे की आवाज करीब आती मालूम हुई थी। अरे बड़ी बेगम, अस्तगफुरुल्लाह, क्या बात करता है तुम? हम ऐसा सोच भी नहीं सकता। दुल्हन बेगम आ जाओ अंदर। चौकीदार ने दरवाजे से हटकर दोनों को अंदर कदम रखने का मौका दे दिया था और दोनों मुस्कुराते हुए अंदर आ गए थे। घर की बैरूनी हालत को देखकर उसके मालिक की नफासत और आला का बआसानी तयन किया जा सकता था। घर का जायजा लेने के बाद उनकी नजर कुछ दूर खड़ी मोड़े उनके बराबर 30 से 31 साल की करीब उम्र की खूबसूरत गुलमटोसी लड़की 4 साल बच्चे के हाथ थामे खड़ी थी, जिसके बाल सेम और हान जाते थे। वो बच्चा उसको देता हुआ अपनी माँ का हाथ छोड़कर उस तक भागता हुआ आया। चाची जानी, चाची जानी। वह हंसता हुआ उसकी टांगों से लिपट गया था और जमीना अपनी हैर छुपाती मुस्कुराती हुई बैठ गई थी। कैसे आप छोटे चैंपियन? जमीना ने उसका गाल चूमते हुए कहा था। पीछे खड़ी सोफिया के मुस्कुराते हुए स्याह और लाल जोड़े में मलबूस भूरे बालों वाली इस खूबसूरत लड़की को देखा था। मैं ठीक हूँ चाची, आप पिक्चर से ज्यादा क्यूट लग रही हैं अभी, लेकिन पता है कुछ मिसिंग है। हादी ने होंठों पर उंगली रखकर सोचना शुरू कर दिया था और जमीना ने मुस्कुराकर उसको देखा था और फिर आंखें उठाकर मोड़े के तो देते हुए सड़क के हमसे सलाम किया था और सोफिया को भी। ओह अच्छा, पर वो क्या? जमीना ने उसको उससे करीब करते हुए पूछा था। ये गुलाबी गालू और शायद रंग आंखों वाला बच्चा उसको बहुत ही पसंद आया था। हाँ हाँ याद आ गया, आपके वो रेड फ्लावर्स बहुत ज्यादा क्यूट थे। हम मार्केट जा रहे हैं ना, मैं चाचू को बोलूंगा आपको फिर से वो फ्लावर गिफ्ट दे। जमीना उसकी बात सुनते हुए पलके लजर गई थी। उस चालाक इंसान ने उसकी बेवकूफ़ी का फायदा उठाते हुए अपने मोबाइल में भी उसकी तस्वीर ले ली और फिर एक छोटे बच्चे को भी दिखाए, ये कहकर कि उसने फ्लावर गिफ्ट किए थे जमीना को। और जमीना ने दिल ही दिल में ओरहान को सही किस्म के अलकबात से नवाजा था। हादी बेटा, क्या चाची को घर के अंदर लेकर नहीं चलोगे? जूस नहीं पिलाओगे अपनी चाची को? और जो मामा ने अभी कुकीज बेक की हैं उनका क्या? चलो शाबाश, आ जाओ, चाची को अंदर लेकर चलें। सोफिया तक पहुंचकर बेटे को समझाने लगे थे, जो कि अब जमीना का हाथ हमें खड़ा था। ओके मामा जानी, आ जाए चाची जानी, अंदर चलें। जमीना उसके साथ चलती हुई सोफिया की तरफ मुड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम तो ओरहान के
खींचे गए नक्शे से ज्यादा हसीन हो माशाल्लाह, वो शरारती अंदाज में बोली और जमीना चुप कर रह गए थे। अस्सलाम वालेकुम मोरे। वो पलवशा और मोरे के पास आकर रुके थे जबकि वो हादी से बातों में मगन थी। तब पलवशा ने मोरे और सोफिया से सलाम दुआ की थी। वालेकुम सलाम मेरी शहजादी। मोरे ने उसका माथा चूमा और जमीना अफसोदगी से मुस्कुरा दी थी। दादी जानी, ये आपकी नहीं मेरे चाचू जानी की शहजादी है। नीचे खड़े हादी ने अपने चाचू के हक पर डांटा डालते देखकर मुंह बुस्तों का कहा था और सब उसको देखकर हंस पड़े थे। हाँ भाई, चाचू के सबसे बड़े हमायती उनकी है ये बस। जरमीना बेटा आ जाओ अंदर चले। मोरे 4 बज रहे हैं तो फौरन निकलते हैं वरना ज्यादा देर होने लगेगी तो मजीद ट्रैफिक जाम होगा। जरमीना हाथ में बांधी हुई घड़ी पर टाइम देखता हुआ बोलती, हाँ बेटा बात तो तुम्हारी ठीक है बिल्कुल। पर ये आयशा, उसकी बात मुकम्मल ना हुई थी। आयशा कंधे पर बैग टकाए आगे। जी जी मैं आगे हूँ, चलती हूँ। अब अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो तुम दोनों? आयशा मुस्कुराकर पलवशी और जरमीना से कहा था। दोनों उसकी बात का जवाब दिया था और अब सारे घर के बाहर जरमीना की गाड़ी के जन्म कदम बढ़ा गए थे। चाची आपका तो कार ड्राइव करना आती है ना? हादी ने फ्रंट सीट पर बीच सीट पर बैठते हुए ड्राइविंग पर बैठी हुई जरमीना को इश्तियाक पर नजर से देखते हुए कहा था और जरमीना सीट बेल्ट बांधते हुए उसको देखकर बोलती है, जी बिल्कुल हादी। अब ऐसा करो मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठ जाओ, यहाँ पर कहीं आप गिर ना जाओ। क्योंकि मोरे और सोफिया सेकंड पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी और पलबच्चे और आशा अभी दूसरे से बातें करती गाड़ी तक पहुंची ना थी, इसलिए जरमीना ने हादी को गोद में उठाकर फ्रंट सीट पर बिठाया था। उसके गिर्द सीट बेल्ट कस दी थी। ठीक है ना हादी, आप कंफर्टेबल हो ना? उसको तनकीदी नजर देखते हुए उसे पूछने की हादी ने सर लिया था। ओके चैंपियन। जरमीना मुस्कुराकर उसको सर पर प्यार करते हुए आशा और पलवशा के अंदर बैठने के बाद कार स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ गई थी। आपको पता है चाचा जान, मेरी मामा भी कार ड्राइव करती थी जब वो स्मार्ट होती थी आपकी तरह। तब अब मामा फाट हो गई है ना बिल अचानक से। तभी डैड ने बोला कि अब आप कार ड्राइव नहीं कर सकती। हादी के दुख से बड़ी हुई बोली बात पर सब हंस पड़े थे जबकि हादी अभी भी दुखी हुई दिखाई दे रहा था। मेरी जान तो कोई बात नहीं, आगे मामा फिर से स्मार्ट हो जाएंगी मेरी तरह से। फिर आप ड्राइव पर जाना मामा के साथ। ओके। जमीना उसको प्यार से देखती हुई बोलती जो कि पुर उम्मीद नजर से उसको देखने लगा था। चाची जानी आप डॉक्टर है ना? हादी की इश्तियाक भरी आवाज कुछ देर बाद कार में गूंजी थी। जी बिल्कुल, आप कह सकते हो। जरमीना ने मुस्कुराता हुआ एक सरसरी सी निगाह पर डाली। तो आप मामा को स्मार्ट होने की टिप्स दे देना प्लीज। उसकी बात सुनकर जरमीना ने बेसाता फ्रंट व्यू मिरर से पीछे बैठी हुई सोफिया को देखा था जो उसी को देख रही थी। अपने बेटे की बातों पर मुस्कुराते हुए उसने अपने ऊपर से दुपट्टा हटाकर जरमीना को अपना पेट दिखाया और सोफिया के घर पर दूसरा बेबी आने वाला था कुछ अरसे में और जरमीना को न जाने क्यों हंसी आई थी उसकी इस हरकत पर। वो होंठ पीछकर हंसी जब्त करती हुई मालिक के सामने कार रोक कर कीस व्हीले को थमाकर सबके साथ अंदर के जानों कदम बढ़ा गए थे। मैं चाची की उंगली पकड़ूंगा। हादी बातों हुआ आया और जमीना का हाथ थाम लिया। जो भी होशी होशी उसका हाथ थामे हुए उसके साथ चलने लगे थे। चाची जानी आपने बताया नहीं माम को? उसकी सोई अब भी वहीं पर टिकी हुई थी। देखो हादी, आपके जो मामा है ना, आफ्टर 2 मंथ्स वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाएंगी और आपको पता है वो आपको एक गिफ्ट भी मिलेगा। जरमीना मेडिकल की स्टूडेंट थी, उसकी हालत देख के समझ गई थी कौन सा मंथ होगा। कैसा गिफ्ट? आदि की आंखें चमकी थी तोहफे के नाम पर। एक छोटा सा फ्रेंड जो कि कुछ टाइम बाद आपके साथ खेलेगा, स्कूल जाएगा, आप दोनों पार्टी भी करना एक साथ, मजा आएगा ना? उसने हादी की खुशी से खिलते हुए चेहरे को देखा। रियली चाची जानी, मैं तो बहुत मजा करूंगा उसके साथ। हाँ ना, और एक और बात बताओ, वो फ्रेंड्स आपके साथ आपके घर में ही रहेगा पता है? अगर वो बॉय हुआ तो आप उसको बाय कहोगे, अगर गर्ल हुई तो बहन। वैसे आपको क्या चाहिए? जरमीना और हादी अपनी बातें करते पीछे रह गए थे। बाकी सब एक बुटीक में खड़े ड्रेसेस देखने लगे थे। जरमीना ने उसको देखकर अपने कदमों की रफ्तार तेज कर दी थी। चची मुझे तो आप जैसी एक फ्रेंड चाहिए जो मेरे साथ खेले। अब दोनों भी बुटीक में एंटर हो गए थे। मैं आपकी फ्रेंड तो हूँ हादी, हम लोग साथ खेलेंगे भी। ओके, अब चची को ड्रेस सिलेक्ट करने दो। ठीक है बेटा। जरमीना की बात सुनकर हादी ने सर असबाब में हिलाया था और खामोशी से उसका हाथ थामने चलने लगा था। जरमीना को अब तक कोई भी ड्रेस इतना खास पसंद आया था। देखो जरमीना बेटा, ये ड्रेस कैसा है? मोरे ने एक नहायत ही खूबसूरत लहंगा चोली उसके सामने किया था जिसकी चोली पैर तक के साइज की थी। पीछे से गोल्ड डीप गला था, बहुत ज्यादा खूबसूरत था। मगर मोरे, ये सुरह है तो नकाह में कुछ मायूब नहीं लगेगा? बेटा हमारे खानदान की रिवायत है, नकाह हो या फिर रुखसी, दुल्हन सुरह जोड़ा ही पहनती है। मोरे ने सोचकर कहा था और पीछे सोफिया कुछ बोलना चाहती थी पर मोरे उसका हाथ थामकर उसे चुप करवा गई थी। ये चीज जरमीने ना दे सकी क्योंकि वह लहंगे को सताइशी बड़ी नजर से देखने में मगन थी। फिर तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा मेरे लिए पलवशा, तुम बताओ। उसने आयशा का ड्रेस सिलेक्ट करते हुए पलवशा से कहा। पलवशा उसकी तरफ आई और लहंगा देती तारीफ करते बिना रह सकी। अगर बुटीक के वर्कर्स बोल रहे थे कि पूरे माल में ऐसा सुरह लहंगा आपको नहीं मिलेगा तो बात उनकी 100% दुरुस्त थी। वाकई वो बहुत ज्यादा नुमाया हो रहा था सब ड्रेसेस में। मेरी तरफ से हाँ है मोरे, उसके अलावा अगर वो ड्रेस देखेंगे तो ये टाइम जाया करने वाली बात होगी। दरमिना ने उसे कहा। उसकी बात सुनती हुई वर्कर से लहंगा पैक करने का क्या गई थी। अब वो आयशा का ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी। आयशा को वैसे तो कल फिर से अपनी सास यानी कि जरमीना के मामा के साथ आना था, लेकिन आज भी
उन्होंने सोचा था कि कुछ ड्रेसेस पसंद करके सर पर रखवा देते हैं, फिर कल इनमें से सिलेक्ट कर लेंगे, टाइम बचेगा। जरमीना अपल बशा के पास बढ़ गई थी, जो कि खड़ी अपने लिए कुछ तलाश करने की कोशिश में थी। हाँ, तो कुछ समझ आया। जिस लम्हे उसने ये सवाल किया था, पलवशा ने एक खूबसूरत सा ड्रेस निकाला जो कि व्हाइट कलर की, पैरों को छूती हुई फ्रॉक थी, मिरर वर्क वाली। ये देखो कैसी है। पलवशा ने खुद पर वो फ्रॉक लगाकर उसको दिखाई और जमीना दांत बिना रह सकी। उफ, बहुत ही प्यारी है। जरमीना उसके गाल चूमती हुई बोली। पलवशा ने उसको हल्का दिक्का देकर सर पर किया था। पागल हो गई हो क्या? पब्लिक प्लेस में अजीब। पलवशा ने उसको घुरा और जरमीना की हंसी छूट गई थी उसकी बात सुनकर। ओ आंटी, में कोई लड़का नहीं हो? ओ आंटी, मैं कोई लड़का नहीं हूँ जिसने आपको किस कर लिया तो आप यूं शर्मा रही हैं, ड्रामेबाज। जरमीना ने हंसते हुए उसे कहा और पिलबच्चा भी मुस्कुरा दी थी। चाची जानी, आप मुझे जूस ला दें कि चलें? मुझे प्यास लग रही है। वो दोनों एक दूसरे से बातें कर थी जबकि हादी जरमीना की शर्ट खींचकर उसको मुहातब करने लगा था। जरमीना ने प्यार से उसको देखा था। उसका हाथ थामती हुई मोरे और सोफिया की जानब कदम बढ़ा गई थी, जो कि शायद बड़ी के लिए कपड़े सेलेक्ट कर रहे थे। मोरे, मैं हादी को जूस लाने के लिए जा रही हूँ ऊपर फूड कोर्ट में, आप लोग यहाँ ही रहिएगा ना। मोरिस की आवाज सुनकर कपड़े छोड़े मोहब्बत से उसको देखने लगी थी, जबकि सोफिया शिकायती नजर से जरमीना का हाथ में खड़े हादी को देख रही थी, जो कि माँ की नजरें पहचानता जरमीने के पीछे छुप गया था। अरे भाभी, कोई बात नहीं है, मुझे भी प्यास लग रही है ना, वैसे भी मैं फ्री ही हूँ यहाँ पर, क्या हो गया? मैं ही ले जाऊंगी ना हादी को, आप गुस्सा ना कीजिए, जरमीना सोफिया को देती हुई बोलती। और मोर ने भी सोफिया को समझाया और जरमीना के सर पर हाथ फेरते हुए उसके जाने की इजाजत दे दी थी। और उसकी बात इजाजत पर वो मुस्कुराते हुए हादी का हाथा में बुटीक से बाहर निकल आई। अच्छा बताओ, आपको कौन से फ्लेवर का जूस पियोगे? ऐसा करते हैं, हम नीचे फूड कार्ट में चलते हैं, जूस भी दिलाती हूँ आपको और सैंडविच भी, ओके? वो हादी का हाथ हमें नीचे जाने वाली की जानब बढ़ गई थी। बस चाची जानी, हम यही करते हैं, मुझे ऑरेंज जूस पसंद है। और हाँ चाचू की तरह आपको कौन सा पसंद है? हादी ने उसका हाथ हमें उसको देखते हुए बताया। और जरमीना का ओरहान का नाम सुनते ही मूड ऑफ हुआ था और दिल में वो शायद बात मजा हुई थी, ये जानगा कि ओरहान को भी उसके फेवरेट फ्लेवर का जूस पसंद है। पता है ना चाची जानी, हादी उसका हाथ खींचता हुआ बोला। और जरमीना अपने ख्यालात से बाहर निकल आई थी उसकी आवाज पर। मुझे भी ऑरेंज जूस पसंद है हादी, शर्मिला ने उसको देते हुए कहा था। और हादी उसकी बात सुनता हुआ खुशी से खिल उठा था। वाह चाची जानी, अब पता है हम क्या करेंगे? जब आप चाचू के घर आ जाएंगी ना, तो मैं, आप और चाचू एक साथ ऑरेंज जूस पियेंगे बाहर जाकर, कितना मजा आएगा ना। वह खुशी से बोला था और शर्मिला महज उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देती। वो लोग आगे बढ़े तो दोनों ही की नजरें एक साथ सामने से फुल ब्लू फुल एस्तीनों की टी शर्ट और ब्लू ही जीन्स में आते हुए इब्तिसाम पर पड़ी, जो इन दोनों को देख चुका था और अब इन्हीं की सिमत मुस्कुराता हुआ चला रहा था। इब्तिसाम चाचू, इब्तिसाम चाचू। हादी खुशी से चिल्लाता हुआ जरमीना का हाथ छोड़कर इब्तिसाम के जाना भागा था। इब्तिसाम ने झुककर उसको अपनी गोद में उठा लिया था। कैसे हो मेरे दोस्त, कब आई हो तुम? और अगर आ गई हो तो यार, तुम्हें दिल नहीं चाह अपने दोस्त से मिलने को? आई वॉज मिसिंग यू, इब्तिसाम ने उसके दोनों गालों को चूमते हुए नाराजगी से कहा। और हादी ने अपना सर उसके कंधे पर रख दिया था। चाचू, आपको पता है मैं एक ही मैन था सारी गर्ल्स के साथ, तो मैं कैसे आ जाता आपके पास अकेले? ये सारी गर्ल्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, आप खुद ही बताएं। उसने हल्की आवाज में इब्तिसाम को समझाया था। दोनों के करीब बातें जरमीना उसकी बातें सुनकर अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी। ओहो मेरा शहजादा, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही समझदारी वाली बातें और काम किया करो चाचू, अपने चाचू की तरह, बिल्कुल अपने चाचू की तरह। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? अब तो भाभी कह सकता हूँ ना। इब्तिसाम ने फहर से हादी को खुद में बिछा था उसकी बात सुनकर और फिर करीब करीब जरमीना को सलाम किया था और शरारती अंदाज में उसको छेड़ा था। जरमीना के लबों से उसकी बात सुनकर मुस्कुराहट सिमट गई थी, लेकिन फिर भी वो अपने तासर नॉर्मल करते मुस्कुराकर उसके सलाम का जवाब दे गई थी। अब यहाँ क्या कर रही हैं? हमें बता देती, मैं यहाँ और हाँ आ जाता हादी को लेने। आपको तो ड्रेस सेलेक्ट करना होगा ना अपना। हादी ने इब्तिसाम ने हादी को गोद में लिए हुए जरमीना से कहा था। नहीं भाई, मैंने ड्रेस सेलेक्ट कर लिया था, हादी जिद कर रहा था जूस पीने की, तो मैं इस टाइम में फ्री थी, सोचा हादी को लिए आऊं। ओह अच्छा, बहुत जल्दी अपना सिलेक्ट कर लिया ड्रेस, वो भी इतने इंपॉर्टेंट इवेंट का? वरना तो हमारी इतना वक्त बर्बाद करती हैं ईद के ड्रेस पर भी। और हान बड़ा लकी है भाई। इब्तिसाम ने हंसते हुए उसको सराहा था और जरमीना महज फीका सा मुस्कुरा दी थी। बहुत ही प्यारा ड्रेस मिल गया था, तो मैंने सोचा मजीद टाइम क्यों जाया करो अपना, इधर उधर घूमकर तब भी डन कर दिया। बहुत ही जबरदस्त, चले आए, आपको जूस दिलाते हैं, हम भी कुछ खा लेंगे, बहुत ही भूख लगी है मुझे तो। इब्तिसाम उसको ऑफर कर गया था, जबकि जरमीना खड़ी हुई सोचने लगी थी जाए या ना जाए। भाई मुझे तो भूख भी नहीं है, लेकिन नीचे पलवशा का बहुत भूख लग रही थी, मैं उसको साथ लेकर आती हूँ। पलवशा का नाम सुनकर इब्तिसाम ने आंखें चमक उठी थी। वह फौरन मुस्कुराहट जब्त करके साथ बाहर में हिलाता हुआ हादी को थामे फूड कार्ट के जन्म पाया था, जबकि जरमीना नीचे चली गई थी। वो जिस बुटीक में सारी खवातीन थी इधर जाने ही लगी थी कि जब उसकी नजर एक मेल बुटीक में खड़े हुए शेरवानी ट्राई करते हुए ओरहान पर पड़ी। शीशे के दीवाने होने के बाद वो साफ नजर आ रहा था।
ब्लैक और रिस्ट गोल्ड रंग की शेरवानी उसके वजनी जिस्म पर इंतहाई जच रही थी। जर्मिला महज उसकी चोरी पूछ देख सकी थी, जिसके कद आवर आने के सामने वो खड़ा, वो पूरा तकरीबन उसके वजूद से छुप गया था। वो शायद शेरवानी के कॉलर के ऊपरी बटन लगाने की कोशिश में था, जब एक लड़की जो कि काफी देर से इश्तियाक बड़ी नजर से खड़ी सामने मौजूद वजिया इंसान को, शानदार पर्सनालिटी वाले शख्स को तक रही थी। उसकी मदद करने के हाथ उसकी जानिब बढ़े। ये एक दुबई बेस्ड मेंस बुटीक थी और जहाँ पर बहुत मॉडर्न लड़कियां ही आदमियों की मदद के लिए रखी गई थी, ताकि मजीद आदमी अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आए। जमीना की नजर जैसे ही गैर मुल्की लड़की पर पड़ी, जो कि उरहान की तरफ मुस्कुराती हुई लजान लजा के कदम बढ़ा रही थी, उसको देते ही जमीना के अंदर एक आग सी बरपा हुई थी। गैर इरादी तौर पर उसके कदम होती की जाना बढ़े थे। कैन आई हेल्प यू सर? उरहान जो कि आईने में देता हुआ अपना कॉलर ठीक करने की कोशिश में था, नस्वानी आवाज सुनकर थोड़ा सा पलटा और सामने गोल्डन बालों वाली गैर मुल्की लड़की को देते हुए जब उसकी नजर लड़की के वाहियात लिबास पर पड़ी, तो वह हकारत से नजरें फेरकर वापस अपने काम में लग गया था। सर प्लीज लेट मी हेल्प यू। वह लड़की बड़े इस्तहाक से उरहान के कंधे पर हाथ रखती हुई उसका गाल सही करने लगी थी। उरहान के चेहरे के तासरात को बगैर देखे अभी वो उसको हकारत से उसे दूर करने ही वाला था कि पीछे से गुस्से से शुरू होता चेहरा ले हुए आंधी के मान सरमीना बुटीक में दाल हुई और इन दोनों तक पहुंचकर इस लड़की को एक झटके से उरहान से दूर किया। उरहान अभी अपने चेहरे के तासत और गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी नजर सामने गुस्से से लाल होते हुए चेहरा लिए खड़ी इस बड़ी पैकर पर पड़ी। मैम आई वाज हेल्पिंग हिम, लेट मी डू माय जॉब। वो लड़की शदीद बदमजा हुई थी। यूं इस हैंडसम से दूर किए जाने पर वो फिर से डीट बनी उसकी सिमत पड़ी थी कि जमीना ने बाजू बीच में लाकर उसको रोकना चाहता। वी डोंट नीड योर हेल्प, आई कैन डू इट, यू मे लीव नाउ। जमीना हकारत को बोलती हुई उरहान की तरफ बढ़ी थी और उसका कॉलर ठीक करने लगी थी। उरहान ने पुरशौक नजर से उसे खुद से अपने करीब उसके कॉलर पर हाथ रखे खड़ी जमीना को देखा था। उसके तने में और सब खुद बाखुद ढीले पड़ गए थे। मैम डेट्स माय जॉब, बाय द वे हु आर यू? वो लड़की अपने पास आई थी। आगे आते हुए उसे जमीना को घूरते हुए पूछा था और जमीना ने नजरें उरहान के कॉलर पर से हटाकर सामने बेहुदा लिबास में खड़ी इस लड़की को एक बार फिर से कैर बरसाती हुई नजर से देखा था। आई एम हिज वाइफ टू बी, नाउ इफ यू डोंट लीव फ्रॉम हियर आई एम गोना कंप्लेन अबाउट यू अबाउट विद द मैनेजमेंट। वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोलती, हाथ अभी उरहान के कॉलर पर थे, जबकि नजरें इस लड़की पर टिकी हुई थी जो कि उसकी बात सुनकर सही मैनू में घबरा गए थे। जबकि उरहान तो अंदर ही अंदर खुशी के साथ में मीनार पर ढक के अपने लिए बोले गए जमीना के अल्फाज सुनकर ओम सॉरी मैम, आई विल वेरी सॉरी। उन दोनों से माजरत करती वहां से निकलते चली गई थी, जबकि जमीने ने गुस्से से दांत पीसते हुए उसको जाता हुआ देखा था और फिर वापस अपनी नजरें उरहान के कॉलर पर मरकूज करती। अपने गुस्से में वो अंदाजा न कर पाई कि इस वक्त वो उरहान के कितने नजदीक खड़ी है। वो किन नजरों से उसको चेहरा तक रहा था। मुसलसल 5 मिनट की कोशिश के बाद बिल आहर उसका कॉलर बंद हो चुका था। जमीना हाथ उसके सीने पर जरा सा ऊपर फेर कर चिकने दूर करते हुए उसे दूर हटी थी। हो गया देखें अब। जमीना नजर झुकाकर सर पर हो गई थी, जबकि उरहान अब तक उसके हाथों का लम्स खुद पर महसूस कर पा रहा था। उसकी आवाज सुनकर वापस दुनिया में लौटते हुए उसने जमीना को फिर से देखा, जो कुछ कदमों के फासले पर नजर झुकाए खड़ी थी। चेहरा अब भी गुस्से की शिद्दत से सुरख था। वो अपनी कैफियत खुद भी ना समझ पाई थी। और हान घूम कर मिरर के सामने खड़ा हो गया था, खुद का जायजा लेने लगा। ठीक लग रही है ये, वो आईने के सामने खड़ा पीछे खड़ी जमीना के अक्स को आईने में देता हुआ बोला था। और जमीना ने नजर उठाकर उसको देखा था। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई थी। वो कुछ कहती उससे पहले ही दूर खड़ा बोदी का मैनेजर जमीना को देता हुआ उन तक चलाया था। बहुत ही सूट कार्ड है आप पर ये मिस्टर। वो तकरीबन 40 साल की उम्र का आदमी था, जो कह तो उरहान से रहा था पर नती उसकी जमीना पर टिकी हुई थी। उरहान ने मुड़कर उसको खून बरसाती हुई नजर से देखा था। तुम्हारी बुद्धि में कोई प्राइवेसी नाम की चीज नहीं, जब दिल चाहा कस्टमर को डिस्टर्ब करने आगे। अजीब थर्ड क्लास मैनेजमेंट है। और हान गुस्से से कहता हुआ जमीना का हाथ हमें चेंजिंग रूम की जन्म बड़ा था और मैनेजर पीछे पीछे सॉरी सर कहता हुआ आने लगा था। और हाने मुड़का खून अलुदा नजर से उसको देखा। उसके कदम वहीं पर झुक गए थे। फिर उसने हिम्मत ना थी उसके पीछे करने की। और हान ला बीता हुआ जमीना का हाथ हमें ड्रेसिंग रूम के अंदर आया था और दरवाजा लॉक करके उसका हाथ छोड़ गया था। और जमीना ने आंखें पाड़ उसको और फिर लाक हुए दरवाजे को देखा। वो बगैर कुछ के दरवाजा खुलकर निकलने लगी थी कि और ने लाक पर हाथ रख दिया और अपनी लाल होते हुए आंखों से उसको देखा था। और जमीना को उसकी आंखों में देते हुए खौफ महसूस हुआ था। अगर हिलने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो हल्की आवाज में उसको वार्न करता हुआ अपने शेरवान के बटन खोलने का था। और जमीना उसकी बात सुनकर उसकी चोरी पुष्ट को गुरा था। आपसे बुरा वैसे भी कोई भी नहीं है, अगर आपको पता हो तो। जमीना की आवाज पर ओरहान आईने में उसको देखा था और अपनी शेरवानी उतारने लगा था। जमीना उसको अंदर से शर्ट लैस देती हुई बुखलाकर दरवाजे की तरफ हाथ पर आ गए थे। ओरहान बिपरे शेर की मनंद शेरवानी खुद से ला करते चेयर पर फेंक कर उसकी सिमत बढ़ा था। उसको बाजू से थाम कर दीवार से लगाया था। जमीना
इस अचानक आफत पर दलकर चीख मारने लगी थी कि ओरहान ने उसका इरादा पाप कर अपना दूसरा हाथ उसके लबों पर आ दिया था और एक हाथ से उसका बाजू दबोचते हुए हुआ था, उसके होंठों पर रखा हुआ था। उसके चलाने से बास रखने के लिए जरमीना अपनी पूरी आंखें फाड़े उसको शर्ट लेस हुड से इतना करीब खड़ा देख रही थी। उसको समझ नहीं आया था कि ओरहान के अचानक बदलते रवैये की वजह। ओरहान की गर्म सांसें उसको अपना माथा झुलसते हुए मालूम हुई थी। उसके करीब खड़े हुए वजूद से आते हुए आफ्टर शेव और बॉडी कलोन की दिल फ्रेम महकने जरमीना के ओसान हता कर थी। मना किया था ना कि ब्लैक कलर कहीं पहन कर नहीं निकलना, क्यों पहना फिर तुमने ये? वो मुंह उसके कान के पास लेकर जाकर धीमी लो देती आवाज में बोला और जरमीना उसकी गिरफ्त में तड़पते हुए उसके इस तरह करने पर ओरहान ने उसको उससे मजीद करीब किया था। इन दोनों के वजूद आपस में उलझ कर आए गए थे। जरमीना को अपनी जान जाती हुई महसूस होने लगी थी। वो अपने एक हाथ से उसका बारीक हाथ अपने होंठों से हटाने की कोशिश करने लगी। ओरहान मगर उसकी इस कोशिश पर अपनी गिरफ्त उसके होंठों पर और बाजू पर मजीद मजबूत कर गया था। वो सीधा खड़ा होकर उसको झटका देकर अपने करीब किया था और जरमीना अपना तवाज़ुन बरकरार ना डाल सकी और कट्टी पतंग की मानत उसके सीने से टकरा गए थे। मना किया था ना कि नहीं पहनोगी ये कलर मेरे अलावा किसी और के सामने, तो क्यों पहन कर आई हो? जवाब दो। उसके होंठों पर से अपना हाथ हटाता हुआ उसके चेहरे पर झुककर धरा और जरमीना ने खौफ से अपनी आंखें मीच ली थी। उसकी कामती हुई पलकें लजरते हुए लबों को देखकर ओरहान बेखुद होने लगा था। उसने हाथ बढ़ाकर जरमीना के होंठों पर अपनी उंगली फेरी और जरमीना ने पट से आंखें खोल दी। खौफ से पलके उठाकर उसको देखा जो कि उसके होंठों पर मुसलसल उंगली फेर रहा था। जरमीना ने उसको दिक्कत देकर दीवार से जा लगी थी। ओरहान को होश आया और वह फिर गुस्से से आगे बढ़ा था और एक बाजू उसके दाएं जानब रखा। ऊपर से ये रेड लिपस्टिक लगा ली तुमने, आहट चाहती क्या हो? गुस्से से दबी हुई आवाज में वो फिर बोला था और जरमीना ने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि ओरहान ने हाथ बढ़ाकर उसके होंठों पर लगी हुई लिपस्टिक को बेदर्दी से मिटाया था, जिसको वो पहले ही उंगली फेर कर साफ कर चुका था। और फिर उसने गुस्से से जरमीना के वजूद पर लिपटे हुए दुपट्टे को उससे ला किया था। और हाँ, ये क्या कर रही है यहाँ पर? उसने हिकलाते हुए उसे खुद से दूर करना चाहा, जबकि ओरहान की नजरें उसके साफ शिफाफ गर्दन पर थी जिसमें उसका दिया हुआ नेकलेस ना था। ओरहान दुपट्टा वापस उस पर डालकर अपने बाल हाथों में थामकर उससे अलग हुआ था। जरमीना दीवार से लगी उसकी जुनूनी कैफियत आंखें फाड़ देख रही थी। जर आहट तुम चाहती क्या हो? हाँ बोलो, मैं पागल हो जाऊं, दीवाना हो जाऊं मैं? बोलो, तुमसे कहा था ना कि ब्लैक कलर ना पहना बाहर निकलते हुए, तुमने क्यों नहीं मानी मेरी बात यार? और ऊपर से नेकलेस भी नहीं पहन कर आई। चलो नेकलेस गया बार में, तुम ब्लैक कलर क्यों पहन कर आई हो? जर जवाब दो। वो एक बार फिर जुनूनी होता चला जाता और जरमीना फिर सहम गई थी। उसने ओरहान को इस अंदाज में कभी आज तक ना देखा था। वो जुनूनी था मगर उसने कभी भी उसे उस तरह से बात ना की थी। ओरहान की आंखों से इस कदर वहशत तपक रही थी कि जरमीना को इस लम्हे कोसने लगी थी जब वो ओरहान को देखती हुई इस लड़की को दूर करने उसकी तरफ बढ़ी। ओरहान का गुस्सा काबू में आ ही नहीं रहा था। गुस्से से एक मुक्का बनाकर ड्रेसिंग रूम की शीशे की दीवार पर मारा गया था। जरमीना ने मुंह पर हाथ रखकर उसकी चीख का गला घूंटा था। शीशे और उसके हाथ का तसाबर इतनी जोरदार था कि शीशे की दीवार पर एक लंबी लकीर पड़ गई थी। उसकी वजह से ओरहान की उंगलियों पर एक बहुत ही गहरा कट लगा जिसमें से खून टपक रहा था और वो बेहिस बना हुआ खड़ा लंबी सांसें खींच रहा था और जरमीना ने हैरत से उसके हाथ को देखा। ओरहान, आपका हाथ, आप क्या पागल हैं? ये क्या किया आपने? आपको हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं ये नहीं पहनूंगी ब्लैक कलर, कभी मेरे जेहन से निकल गया था। मुझे पता होता आप आ रहे हैं यहाँ तो मैं कभी पहन ना पाती। वैसे भी हाथ देखे खून निकल रहा है आपका, कुछ दर्द नहीं हो रहा आपको? अजीब बेहिस इंसान है आप। वो गुस्से से उसका हाथ थमते हुए देखने लगी थी। ओरहान का गुस्सा सारा अनंत छू हो गया था। वो बस उसके परेशान चेहरे को मुंह बांध के हुए देख रहा था। वो शर्ट कहाँ है आपकी? वो यहाँ वहाँ नजरें घुमाकर उसकी शर्ट तलाश करने लगी थी जो उसको हैंगर में टिंगी हुई नजर आई थी। वो आगे बढ़कर शर्ट उतारना चाहती थी लेकिन फिर व्हाइट ड्रेस शर्ट और उसके हाथ से निकलते खून को देखते हुए शर्ट खराब होने के ख्याल से वो वापस हाथ खींच गई थी। अपने कंधे पर लटके हुए बैग में से कुछ तलाश करने लगी। अपने बैग में उसके सिर्फ मेकअप वाइप्स मिले थे। ओरहान का खून साफ करने के लिए थोड़ी सी जलन होगी इससे, पर मेरे पास कोई टिश्यू नहीं है, मैं इससे साफ कर दूंगी आपके जख्म को, ठीक है? उसका हाथ साफ करने से पहले ओरहान से पूछने लगी जो बिना पलके झुकाए उसी को देख रहा था। उसकी बात सुनकर सारा असबाब में हिला गया था। जमीना उसकी जात मिलने पर उसका हाथ थाम कर उसका जख्म साफ करने लगी थी। जलन तो दूर की बात, इस वक्त तो उसको सुकून मिल रहा था, ऐसा सुकून जो वह पिछले 3 साल से तलाश करने की आरजू में रहा था। उसका खून पूरी तरह से साफ करने के बाद जमीना ने उसका जख्म देखा जो ना इतना गहरा था और ना ही बड़ा। वो अपना बैग एक बार फिर से खोलकर उसमें से बैंडेज तलाश कर थी। कुछ देर बाद उसके हाथ में बैंडेज आ गई थी और बैंडेज निकालते हुए उसका हाथ वापस अपने हाथों में थामकर उस पर बैंडेज लगा गई और फिर उसे दूर होकर हैंगर पर लटकी हुई शर्ट उतार उसकी तरफ बढ़ाई जो ओरहान ने उसके हाथ से ले ली और उस पर ही नजरें जमाई वो शर्ट पहनने लगा। जरमीना मिरर में देती हुई अपने होंठ वाइप से साफ करने लगी थी। लिपस्टिक को मुकम्मल साफ करने के बाद उसने सारे टिश्यू उठाकर डस्टबिन में डाल दिए थे और ड्रेसिंग रूम का दरवाजा हल्का सा खोलकर इधर उधर देखा। बाहर कोई भी ना था। अभी बाहर कोई भी नहीं है। निकलना चाहती हैं? अगर
अभी तो निकल सकते हैं। वो बगैर मुड़े उसे कहकर बाहर निकली थी और बुटीक से बाहर निकल आए, जबकि अंदर खड़ा हुआ ओरहान अभी अपने इर्द गिर्द उसकी खुशबू अपने हाथ पर उसका लम्स महसूस कर रहा था। ऐसा लगा उसको कि वो एक हवाब जी रहा हो। अंदर खड़े खड़े अपना हाथ उठाता सीधा हाथ की पूंछ पर उसकी हुई बैंडेज देखकर मुस्कुराकर उसने अपने हाथ पर उंगली फेरी और शेरपा पर भी शेरवानी उठाकर बाहर निकल आया। पलवशा, तुम लोग किधर हो? उसने बुटीक से बाहर निकल पलवशा को मैसेज किया था, जिसका जवाब फौरन मौसूल हो गया था। उसका मैसेज पढ़कर फूड कार्ट के जाना बढ़ गई थी। चाची जानी, आप कहाँ चली गई थी? हादिस को देता हुआ टेबल पर पड़े हुए टेबल पर से उठकर भागता उस तक आया था और जमीना पे चपा मुस्कुराहट से जाकर उसको झुककर गोद में उठा गए। मैं विंडो शॉपिंग करने गई थी, आपने जूस पी लिया? हादिन ने सर हाँ में हिलाया था। उसको चेयर घसीट कर उस पर बैठा था कि सबको सलाम करते हुए उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गए थे। कहाँ चली गई थी आप बेटा? मोर ने उसकी तरफ बर्गर बढ़ाकर उसे पूछने लगे थे। आंटी, मैं विंडो शॉपिंग करने लगी थी, वक्त गुजरने का अंदाजा ही ना हुआ। सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को इतना इंतजार करना पड़ा। वो हल्के लहजे में उनसे मदद कर गए थे। अरे बेटा, हम अभी अभी तो फारिग हुए हैं, चले, अच्छी बात है। दूल्हा साहबा, आपकी शॉपिंग हो गई? जरमीना ने मुस्कुराते हुए बरहान को देखा जो कि बातें तो इत्तेफाम से कर रहा था, पर नजरें उसके सामने पलवशा से बातें करती हुई आशा पर टिकी हुई थी। हाँ, क्या बोल रही हो बिल्ली? भाई, मैं बोल रही हूँ शॉपिंग कर ले। जरमीना ने एक बार फिर से अपना सवाल दोहराया। जी जी, कर ले। फिर घर चले भाई, मामा भी इंतजार कर रही होंगी, 8 बज रहे हैं। हाँ चलो। बरहान ने टेबल पर पड़ी हुई अपनी कार्ड कीस उठाकर उसे कहा और जरमीना ने मोरे और सोफिया से इजाजत मांगी। मोरे, तो अब मैं चाहती थी कि वो लोग उनके साथ बैठे, वो उनसे मदद करके उठ गए थे और पलवशा का हाथ थाम कर वो लोग फूड कार्ट से बाहर चले गए। अरे बरहान, किधर जा? खाना तो खाओ हमारे साथ। ये सब लोग फूड कार्ट में हैं। और हान, जो अभी भी शेरवानी पैक करवा कर फूड कार्ट आया था, इन लोगों को वहां से जाता हुआ देखकर बरहान से कहने लगा। जरमीना ने फौरन अपना हाथ देखा था, जिस पर कोई भी खून का निशान न था। वो खून का सांस लेते हुए अपनी नजरें फेर गए थे। नहीं यार, बस घर जाकर खाएंगे, मामा इंतजार कर रही हैं, तुम लोग एंजॉय करो। उसके गले लगते हुए आगे बढ़ गया था और हान ने पलवशा के बराबर चेहरा मोड़े खड़ी हुई जरमीना पर एक आखिरी निगाह डाली थी और फिर वो लोग वहां से निकलते चले गए। उड़कज़ई विला अपनी पूरी आबोताब से रोशन किया गया था। घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। बाहर से पूरा घर बड़क रोशनी की सजावट से जगमगा रहा था, जबकि अंदर लान के बीच में घर के दोनों बच्चों के निकाह के लिए स्टेज सेट किए गए थे। इधर ओ ए पैलेस में भी तमाम तैयारियां अपने इख्तितामी मरहल में दाखिल हो चुकी थी और रान अपने निकाह वाले रोज भी पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ अपना सर खपा रहा था। वो अपने टेबल पर झुका हुआ सर हाथ में गिराए हुए अपना माथा रगड़ रहा था। साथ साथ सामने खड़े कांस्टेबल जो कि उसको पूरी रिपोर्ट बता रहा था, वो भी आंखें बंद किए सुन रहा था। बस सर, आज की इतनी ही रिपोर्ट है, बाकी सब अंडर कंट्रोल है, कांस्टेबल ने यह कहा। पर उरहान अभी सर झुकाए बैठा रहा था, जैसे उसकी बात सुनी ना हो। सर, कांस्टेबल ने एक बार फिर से उसको मुखातब किया था। उसने चौंक का सर उठाया था और सामने खड़े कांस्टेबल को अपनी सुरन आंखों से देखा था। सर, सारी रिपोर्ट आज की बता दी, फाइल ये रही, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकती हैं। उसने फाइल टेबल पर रखे हुए सामने रख दी थी और रहा ने गैर दनास्ता कैफियत में फाइल उठाई और पढ़ने लगा। पर्चे पलट कर उसने पूरी रिपोर्ट आंखों के आगे से गुजरी थी और फाइल बंद करता हुआ वो वापस कांस्टेबल की तरफ बढ़ गया था। ठीक है फरीद, ऑल गुड, मैं जा रहा हूँ, कोई इमरजेंसी हो मुझे कॉल कर देना। ओके, फी अमानुल्लाह। वो अपनी कुर्सी से खड़ा होता हुआ टेबल पर पड़े हुए अपने फोन और पुलिस हेड उठाकर बाहर निकला था। कार्ड अनलॉक करके वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और फोन उठाकर पलवशा को कॉल मिलाई। अस्सलाम वालेकुम पलवशा, कुछ कहना नहीं है? ठीक, बस हाँ या ना में जवाब देना। अभी आप जमीना के साथ हो? कार्ड स्टार्ट करके फोन के स्पीकर को कार्ड के स्पीकर से कनेक्ट कर दिया था। अब वो कार्ड ड्राइव भी कर रहा था और पलवशा से बात भी। पलवशा यूं अचानक पहली बार किसी अनजान नंबर से आने वाली कॉल पहली बार पर उठा गई थी। अभी वो कुछ कहती कि ओरहान पहले ही बोल पड़ा था, उसको चुप रहने का भी कह दिया। पलवशा ने ओरहान की बात सुनकर सामने आंखें बांध के बैठी जमीना को देखा, जो कि ब्यूटिशियन से मैनिक्योर करवा थी। जी? पलवशा का मुख्तसर जवाब सुनकर ओरहान ने सर पर मोड़ काटा था और उसको कहा था, ओके, तो किसी ऐसी जगह पर जाऊं जहां पर वो ना हो, हया रहे कि उसको शक ना हो आप पर। पलवशा समझ गई थी कि उसे जमीना के मतलब की कोई बात करना चाह रहा है, इसलिए फौरन बात बनाई ताकि जमीना को शक ना हो। हेलो, हेलो मम्मा, आपको आवाज नहीं आ रही ना? मैं टेरेस पर जाकर बात करती हूँ आपसे। ओके। पलवशा ये बोलती हुई बेड से उठकर टेरेस की जानब बढ़ गई थी और जरमीना ने एक आंख खोलकर उसको देखा था। पलवशा उसकी जानब मुस्कुराहट उछालकर फोन की तरफ इशारा कर गई थी। जरमीना ने उसको देखकर सरसबा में हिलाता और वापस आंखें मूंद गए थे। पलवशा उसको देती हुई टेरेस का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई थी, अपने पीछे दरवाजा बंद भी कर दिया था और दूसरी तरफ ओरहान मुस्कुराकर उसकी अकलमंदी पर उसे सराय बिना न रह सका। जी भाई बोले, कोई काम था? पलवशा ने हल्की आवाज में राहदार से पूछा था और ओरहान हंस पड़ा था। हाँ हाँ हाँ,
हाँ हाँ, काम तो जरूर है पर इतना सीक्रेट नहीं जितना आप समझ रही है। मैं 10 मिनट में वहां पर पहुंचूंगा। आप बैग लॉन के गेट से आना, मैं आपको बुके दूंगा, आप सर को दे देना, वो ठीक है? पलवशा उसकी बात सुनकर पुरस्कुन हो गई थी। अरे बस इतनी सी बात है, मैं समझी, न जाने क्या हो गया है, कोई इमरजेंसी हो गई है, अल्लाह ना करे। कोई मसला नहीं है, आप बस एक मैसेज टाइप कर दीजिएगा, मैं अब फौरन आ जाएंगे। बल्कि ऐसा करे ना, आप मुझे मीने के एरिया में पहुंचकर मैसेज कीजिएगा, मैं नीचे आ जाऊं ताकि आपको मेरा इंतजार ना करे पड़े। फालतू में यहाँ पर लोग भी बहुत है ना, किसी ने आपको बाहर देखा तो बलावजह की बातें बनेंगी। और हान बलबशा की बात सुनकर मुस्कुरा दिया था, और जहां से वो फ्लावर खरीदता था वो शॉप ले आके थी, और वो कार पार्क करता हुआ फोन उठाकर बाहर निकला था। थैंक यू सो मच बलबशा। अरे ओरहान भाई, कोई बात नहीं है। अच्छा मैं अंदर जाती हूँ अब, वरना आपकी जालिम बीवी आ जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज। बलबशा फोन उठाकर अंदर की जाने बढ़ गई थी। अपनी ब्यूटिशियन को वापस अपने हाथों पर मेहंदी लगाने को कह दिया था। क्या हुआ है आंटी, क्या कह रही थी? जरमीना ने आंखें बांध के हुए उसे सवाल किया था। कुछ नहीं, पूछ रही थी तैयारियां पूरी हो गई हैं। बलबशा ने बहाना बनाया था और जरमीना ने उसकी बात सुनकर सर अस्पताल में लाया था, जबकि अब वो सुकून का सांस लेती ब्यूटिशियन को मेहंदी के डिजाइन के बारे में बताने लगे थे। और हान फ्लावर शॉप में दाखिल हुआ तो मुस्कुराते हुए मिस मैरी ने उसका इस्तकबाल किया था। मिस मैरी एक क्रिश्चियन खातून थी और हार से फूल लेने काफी अरसे से आ रहा था। हेलो माय सन, हैप्पी वेडिंग। आज भी अपनी वाइफ के लिए फूल लेने आया है ना तुम? और हाँ ने मुस्कुराकर उनको देखा था और सर हाँ में हिला दिया था। मिस मैरी, आपको कैसे पता चला आज मेरा निकाह है? उसने हैरत से जमीना की पसंद के मुताबिक बुके बनवाती हुई मिस मैरी को देखा। अरे सन, तुम्हारे मामा ने ना कल उन्होंने फ्लावर्स का इतना सारा ऑर्डर दिया, हम समझ गया हमारे ओरहान का शादी है। ओरहान की बात सुनकर मुस्कुरा दिया था। ये तो मोड़े बिना उसका घर सजाने की क्या जरूरत है? कौन सा वो रुखसत होकर आ रही है अभी? वो अपनी ही सोचों में गुम था, जबकि मिस मैरी ने उसका बुके बनाकर उसके हवाले किया। ये लो तुम्हारा रेड फ्लावर वाला बुके। वैसे सन, आज तो तुम छुट्टी खा लेता, आज के दिन में पुलिस की जॉब को गया तुम। मिस मैरी ने दुख से लंबे चौड़े हुए थोड़ा सा थके थके नजर आते पुलिस यूनिफॉर्म में ओरहान को कहा था। थोड़ी सी देर के लिए गया था, जरूरी होता है ना वो भी तो। ओरहान ने अकीदत से उनको देखा था। चलो माई सन, अब तुम जाओ, गुड लक। वो उसका काना थपथपाकर उसको गुड लक विश करने लगी थी। ओरहान मुस्कुराकर थैंक्स कहता हुआ 200 नोट उनके फूलों के स्टैम्प पर रखता, उनसे जांच लेता हुआ शॉप से बाहर निकल आया था और आकर अपनी कार में बैठ गया था। कार स्टार्ट करने से पहले उसने अपने नाम के मोनोग्राम वाले सफेद कार पर पिन से कुछ लिखा था और वो कार्ड फोल्ड करके बुके में लगा दिया था और वो कार स्टार्ट कर दिया था। अब कार का रोज जमीन के घर के जन्म था। 22 मिनट का सफर 10 मिनट की रेस्ट ड्राइविंग करके वो उसके घर के पिछली वाली सड़क पर खड़ा था। पलवशा भी उसी लम्हे दरवाजा खोलते हुए मुस्कुराती हुई बाहर आती। अस्सलाम वालेकुम, जल्दी से दे दे, वो टेरेस पर ना आ जाए, उसने उरहान को देखते हुए कहा था। और उरहान की नजरें भी उसके रूम के टेरेस पर टिकी हुई थी। ये लो, उसको बताना मत, मैंने दिया है, कार्ड देखकर खुद ही समझ जाएगी। एंड वंस अगेन थैंक्स पलवशा। और उरहान ने सापा हाथ रखकर थैंक्स कहा था और पलवशा खुशी से मुस्कुरा देती। भाई बहनों को थैंक्स नहीं कहते। ओके, अब आप जाएं, तैयार हो ले, नहीं आना क्या अपनी दुल्हन को लेने? मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। उसको जल्दी से कहकर गेट बंद करते हुए अंदर गायब हो गई थी। और उरहान मुस्कुरा दिया था और वापस कार के जाना बढ़ गया था। कार अब उसके घर का रास्ता सफर घर के घर के रास्ते का सफर तय कर रही थी। अलबशा पुल थामे उसके कमरे का दरवाजा बजाने लगी थी। अंदर बैठी जरमीना, जो अब पैरों पर मेहंदी लगवा थी, चौंक कर उसने दरवाजे की जन्म देखा था। यस, जरमीना की आवाज सुनकर पलवशा फूल हुए कमरे में दारू थी। अरे वाह, मेरी दोस्त इतना खूबसूरत बुके लेकर आई हो मेरे लिए। जरमीना सुरह गुलाबों को देती हुई आज एक बार फिर बच्चों की तरह खुशी थी। जी नहीं, मैं नहीं लाई, बेचने वाले ने कार्ड भी दिया है साथ, ये लीजिए आपकी अमानत। पलवशा ने वो फूल जरमीने को थमाए, जो कुछ कुछ समझ गई थी कि किसने बेचे होंगे ये। वो चेयर पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट से जाती हुई बुके थाम कर कार्ड उनमें से निकाल कर देखने लगी थी। वही कार्ड था, व्हाइट, जिसमें गोल्डन कलर से ओरहान के नाम, पूरे नाम के शुरुआती हरूफ लिखे हुए थे। जमीना ने बेदिली से कार्ड खुला था। कांट वेट टू सी यू टुडे। तहरीर पार कर उसका चेहरा शुरू हो गया था, जिसे देख के पलवशा समझी कि वो शर्मा गई है। ओहो, ऐसा क्या लिख दिया है भाई ने जो आप अलम लाल हो गई हैं? इधर दिखाओ। पलवचा ने वो कार्ड उसके हाथ से छीना और पढ़ने लगी। सबर नहीं हो रहा भाई लोगों के से। हाँ, पलवचा मुस्कुराकर उसको छीनने लगी थी और जमीना ने होंठ पीछ कर उसको देखा था। फालतू हाँकना बंद करो, पकड़ो ये और ड्रेसिंग टेबल पर जाकर रखो। जरमीना ने वो बुके पलवशा को दिया और अब वो सीधी होकर बैठ गई थी। क्या खुश मिजाज इंसान है। होने वाले शोहर ने इस कदर प्यारा बुका दिया है और ये नहीं कि उनको फोन करके थैंक्स बोले, कोई अच्छा सा मैसेज करे, ये मुंह बनाकर बैठ गई है। जरमीना ने उसकी बात सुनते हुए आंखें घुमाई और मुकम्मल तौर पर उसका नजरअंदाज कर दिया। उसी पर दरवाजा धकेल कर जोहरा अंदर आई। बेटी को मेहंदी लगवाते देखकर न जाने क्यों उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। उन्होंने आगे बढ़कर उसकी पेशानी चूमी। मेरी बेटी इतनी जल्दी बड़ी हो गई है, आज अपने घर की हो जाएगी, आंसू से दबी हुई आवाज में उसे बोलती। और जमीना
जो कितने ही दिनों से रोने की बेताब थी। अपनी माँ की आगोश में छुपकर वो फौरन बटीशों को रोके उसे लिपट कर रोने लगे। मामा मुझे नहीं करना ये निकाह, छोड़ें ये सब, सबको मना कर दे, हम सब दावत खा लेंगे यहाँ पर, निकाह कैंसिल कर देते हैं ना मामा। मैं छोड़कर नहीं जाना चाहती अब सबको। वो बच्चों की तरह हिचकियां लेती हुई आंसू बहार दी। पलबशन ने उसकी बचकाना पास उनका सर पी लिया था, जबकि जुरा रोते ही मुस्कुरा दी थी। मेरी बेटी, आपकी मामा भी तो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी ना, आपका भाई भी है, मेरा तो कोई भाई भी नहीं था, मैं भी छोड़कर आ गई ना अपने माँ बाप का घर। बेटे, ये तो दुनिया का दस्तूर है, अब बेटी को जाना है माँ बापा का छोड़कर। मेरी जान, उसका बीका चेहरा अपने हाथों से साफ करने लगी थी, फिर उसके गाल चूमकर उसे अलग हुई थी और जमीना को उन आंखों में शिकवा लिए देती रहती। चलो बस बेटा, शाबाश, खुश रहो, उदास नहीं होना, आज आपकी जिंदगी का बहुत ही अहम दिन है। उसको यूं आंसू की नजर ना करो मेरी जान, शाबाश। उसको चुप करवाती हुई कमरे से बाहर निकलने लगी थी जब उनकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर रखे हुए बुके पर पड़े। ये इतना खूबसूरत बुके कौन लिया है माशाल्लाह। मैंने अब ध्यान दिया, पूरा रूम महक रहा है गुलाब की खुशबू से। जरा सर हाथी भी नजर से फूलों को देखकर बोलती, उसे पहले कि जमीना उनकी बात का जवाब देती, पलवशा बोली, आपके दामाद ने भेजे हैं अपनी मिसेस के लिए। पलवशा ने इशारा से इसको देखते हुए जोरा को बताया था और जोरा खुलकर मुस्कुरा दे। अल्लाह हमेशा ये मोहब्बत कायम रखे, आमीन। अच्छा बेटा पलवशा, जरा बाहर आना, मैंने आपसे बात करनी है। पलवशा जो उनकी बात सुनकर हाथ उठाए आमीन सुम आमीन के व्रत करने लगी थी, उनको देखते हुए कमरे से बाहर निकल आई। जी आंटी, उसने ताबादारी से उनको देखते हुए पूछा था। जोरा ने बोलना शुरू किया, बेटा एक सूट केस तैयार करो, उसमें जमीना के 2 नाइट ड्रेस, बाकी जरूरत का सामान जैसे टूथ ब्रश, मेकअप वाइप्स, फेस वॉश और जो जो चीजें तुम जरूरी समझती हो कि लड़की के पास होनी चाहिए वो पैक करो मेरी जान, लेकिन हया देखे वो ना देखे। पलवशा ने हैरत से उनकी जन्म देखा। लेकिन आंटी ऐसा क्यों करने को कह रही हैं आप, आज तो नकाह है ना। जुरा ने उसका परेशान चेहरा हाथों में थामा और उसको समझने लगी। बेटा सवाल मत करो आप, बस जो मैंने कहा है ना वो कर दो, शाबाश, और जल्दी तैयारी कर दो, भाभी बेगम की कॉल आई थी, 2 घंटे बाद बारात आ जाएगी। जाओ मेरी बेटी। उसका कांधा थपथपाती हुई पीछे उसको परेशान खड़ा छोड़कर वहां से निकल गई थी। पलबादशाह वापस कमरे में आई तो जरमीना उसके परेशान चेहरे को होठ देखा गया था। विशा क्या बोल रही थी मामा, पर जवाब ना आया कोई। विशा, जरमीना ने तेज आवाज में कहा और पलवशा ने सवालिया नजर को देखा। क्या हुआ है, परेशान लग रही हो, क्या कहा है मामा ने तुम्हें। कुछ नहीं, वो कह रही थी कि 2 घंटे बाद लड़के वाले आ जाएंगे, इसलिए जल्दी तैयारी करो। जरमीना ने मोहब्बत को देखा था, वो इतनी सी बात पर उसके लिए इतना परेशान हो गए थे। अरे तो मेरी जान क्या हुआ, तुम इतना परेशान ना हो, फौरन थोड़ी नकाब के लिए बुला लेंगे, मुझे तो टाइम लगता है ना। जरमीना ने मुस्कुराकर कहा और वापस अपनी नजरें हाथों पर मरकूज कर दी। हाँ तुम ठीक कह रही हो, चलो मैं ड्रेसिंग रूम में जाकर अपना ड्रेस भी देख लेती हूँ। पलवशा उसे ये कहती हुई ड्रेसिंग रूम में आ गई थी और अपने पीछे उसने दरवाजा लॉक भी कर दिया था। अब उसको आंटी का कहा हुआ काम करना था। समझ उसका हाथ कुछ नहीं आया था, पर वो फिर भी वो तेजी से हाथ चलाती